सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या है बिहेवियर। तो बिहेवियर होता है द वे इन विच वन एक्ट्स और कंडक्ट वन सेल्फ स्पेशली टुवर्ड्स अदर, यानी कि किसी दूसरे की तरफ आप कैसे एक्ट करते हैं, कैसे कंडक्ट करते हैं, वही चीज़ क्या कहलाता है बिहेवियर। जैसे कि एज ए स्टूडेंट योर बिहेवियर विल बी डिफरेंट, यानी कि एज ए स्टूडेंट आप टीचर से या फिर क्लासमेट से अलग तरीके से बिहेव करते हैं, अलग तरीके से एक्ट करते हैं। वहीं पे वाइल एज अ फ्रेंड यू विल बिहेव इन अनदर वे, और अगर आपका कोई दोस्त है, आप दोस्तों के साथ है, तो आपका बिहेवियर कुछ अलग रहेगा। उसी तरह से एज ए सन और डॉटर यू विल बिहेव इन अनदर वे, और आप अपने मम्मी पापा के साथ अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो मतलब कि आप अलग अलग रोल के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो हिंस ऑल हैव डिफरेंट बिहेवियर वाइल परफॉर्मिंग डिफरेंट रोल, यानी कि अलग अलग रोल परफॉर्म करते हो तो आप अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं, यानी कि अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। तो सिमिलरली एज ए कंज्यूमर और कस्टमर, इसी तरह से जैसे अगर आप कंज्यूमर कस्टमर हैं तो आपका भी बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है, यानी कि वन बिहेव इन डिफरेंट वे। तो few consumers like to eat at road street whereas a few consumers like to in restaurant only, यानी कि कुछ कस्टमर्स को होता है कि वो जो रोड स्ट्रीट पे होता है, जो ठेले की दुकान होती है वहाँ पे खाना पसंद करते हैं। वहीं पे कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो रेस्टोरेंट में खाना पसंद करते हैं। इसी तरह से इन रेस्टोरेंट few consumers drink packaged drinking water such as बिस्लेरी और एक्वाफिना, whereas few consumers drink normal water। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ कस्टमर्स होते हैं जो रेस्टोरेंट में जाते हैं लेकिन वो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर यानी कि बोतल वाला वाटर मांगते हैं। वहीं पे कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो नॉर्मल वाटर भी पी लेते हैं। इसी तरह से कुछ प्रोडक्ट फ्यू प्रोडक्ट्स वन लाइक टू शॉप ऑनलाइन वेयर इज फॉर फ्यू प्रोडक्ट लाइक मॉल और शॉप। इससे कुछ कस्टमर्स होते हैं जो कुछ प्रोडक्ट के लिए तो वो ऑनलाइन प्रीफर करते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे। वहीं पे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके लिए वो खुद शॉप पे जाके परचेज करना चाहते हैं, मॉल में जाएंगे, शॉप पे जाएंगे। तो यानी कि एंड मेनी मोर बिहेवियर इज शोन बाई कस्टमर्स वाइल परचेजिंग एंड यूजिंग प्रोडक्ट, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते वक्त तो उसको यूज़ करते वक्त अलग अलग तरीके का बिहेवियर शो किया जाता है अलग अलग कंज्यूमर्स द्वारा। तो ऑल कंज्यूमर्स वेदर इंडिविजुअल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन बाई एंड यूज प्रोडक्ट, कि चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे ग्रुप हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, सब के सब क्या करते हैं कि प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं, बाई करते हैं। तो वो इन बिटवीन बाइंग एंड कंज्यूमिंग प्रोडक्ट दे परफॉर्म मेनी एक्टिविटीज़। तो जब वो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और कंज्यूम करते हैं तो उस ड्यूरेशन में वो लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग कंज्यूमर द्वारा अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है। जिसमें से कि कुछ कॉमन एक्टिविटीज़ है, जैसे कि दे सेलेक्ट द प्रोडक्ट, सभी कंज्यूमर्स पहले प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले सेलेक्ट करते हैं कि उन्हें कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है। उसके बाद दे बाय द प्रोडक्ट, देन दे यूज़ द प्रोडक्ट एंड देन फाइनली डिस्पोज द प्रोडक्ट, यानी कि पहले प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको खरीदेंगे, फिर उसके बाद यूज़ करेंगे, उसके बाद डिस्पोज करेंगे, यानी कि चाहे वो नष्ट कर देंगे, फेंक देंगे, या फिर रीयूज़ कर देंगे अगर वो रीयूजेबल होगा तो। आइए हम फिगर से समझने की कोशिश करें। तो इंडिविजुअल ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो सबसे पहले वो प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, उनको जो भी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे। फिर प्रोडक्ट को वो लोग बाई करते हैं, बाय द प्रोडक्ट, देन यूज़ द प्रोडक्ट एंड देन फाइनली डिस्पोज द प्रोडक्ट। और ये सारी एक्टिविटीज़ क्यों होती है? टू फुलफिल देयर नीड एंड वांट्स। तो जो कस्टमर की, कंज्यूमर्स की जो नीड एंड वांट्स होती है उसको फुलफिल करने के लिए वो प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं, बाई करते हैं, यूज़ करते हैं और डिस्पोज करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो प्रोडक्ट को परचेज करने से लेके प्रोडक्ट को डिस्पोज करने की है, तो अलग अलग एक्टिविटीज़ में अलग अलग टाइप के बिहेवियर शो की जाते हैं कंज्यूमर्स द्वारा। तो इनके स्टडी को ही क्या कहते हैं? कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, यानी कि कंज्यूमर खरीदते वक्त कैसा बिहेवियर शो कर रहा है उसके स्टडी को ही कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर कहते हैं। यानी कि studying behavior of consumers while performing these activities is known as consumer buying behavior। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मीनिंग क्या है। मीनिंग यही है कि कंज्यूमर प्रोडक्ट को परचेज यानी सिलेक्शन से लेके उसके डिस्पोजल तक जो एक्टिविटीज परफॉर्म करता है उसकी स्टडी को ही कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर कहते हैं। तो आइए डिफिनेशन देख लेते हैं कि कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसको डिफाइन सिंपल सा है कि कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट बाय यूज एंड डिस्पोज ऑफ गुड्स सर्विस आइडियाज और एक्सपीरियंसेस टू सेटिस्फाई देयर एंड नीड एंड वांट्स, यानी कि कंज्यूमर चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे ग्रुप्स में हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, वो कैसे प्रोडक्ट को बाई कर सेलेक्ट करते हैं, बाई करते हैं, यूज़ करते हैं और डिस्पोज करते हैं अपनी नीड एंड वांट्स को फुलफिल करने के लिए। उसी की स्टडी को क्या कहते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। तो ये डिफिनेशन दी गई थी फिलिप कोटले द्वारा। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है मीनिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का और क्या है डेफिनेशन। बात कर ले नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की। तो कंज्यूमर बिहेवियर का नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो सबसे पहले चीज की वेरीज फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर। जो कंज्यूमर बिहेवियर है ये क्या है? कस्टमर टू कस्टमर चेंज होता है, वेरी करता है। किसी एक कस्टमर का अलग बिहेवियर होगा तो किसी दूसरे कस्टमर का अलग बिहेवियर होगा। प्रोडक्ट सेम होगा लेकिन बिहेवियर क्या होगा? अलग होगा। और वो अलग क्यों होता है? क्योंकि ये सभी कस्टमर्स के अपने कल्चर, अपनी लाइफ स्टाइल, अपना सोशल क्लास होता है और उसकी वजह से उनका जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है, वो वेरी करता है।
नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी वेरी करता है। यानी कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसको कस्टमर लार्ज क्वांटिटी में परचेज करता है, वहीं पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसको वो लेस क्वांटिटी में परचेज करता है। आप बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट के केस देखते होंगे, जैसे कि जो आप फूड आइटम्स हैं उनको क्या है, नॉर्मली आप जो है लार्ज क्वांटिटी में परचेज करते हैं, वहीं पर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको आप सिंगल क्वांटिटी में ही परचेज करते हैं, जैसे कार हो गया, बाइक हो गया। तो ये जो है नंबर है, सिंगल नंबर या डबल नंबर में ही आप परचेज करते हैं, लेकिन जो फूड आइटम्स हैं उनको आप जो है लार्ज क्वांटिटी में वहाँ पर परचेज करके रख लेते हैं। तो अलग प्रोडक्ट के लिए अलग बिहेवियर कंज्यूमर्स जो है शो करता है। इसी तरीके से अलग अलग कस्टमर अलग अलग बिहेवियर शो करता है। जियोग्राफिकल रीजन्स के अकॉर्डिंग भी जो है वहाँ पर क्या है, कंज्यूमर का बिहेवियर अलग होता है। और रूरल के कंज्यूमर्स का बिहेवियर आप देखेंगे तो अलग होगा, अर्बन के कंज्यूमर्स का बिहेवियर देखेंगे तो वो भी क्या है, अलग है। अब जैसे रूरल में नॉर्मली क्या होता है कि वहाँ पे इनकम नॉर्मली लो होती है, तो वहाँ पर लोग सैचेट्स में जो आते हैं प्रोडक्ट्स उनको परचेज करना पसंद करते हैं। वहीं पर अर्बन में क्या है कि इनकम हाई रहती है, तो वहाँ पर क्या है कि बार-बार शॉप पे कौन जाके परचेज करेगा, तो वो जो है बॉटल्स में या फिर लार्ज क्वांटिटी में जो है वहाँ पर परचेज करते हैं। तो रूरल और अर्बन में आपको वहाँ पर बिहेवियर में चेंज दिखेगा कंज्यूमर्स के। नेक्स्ट है वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि ये जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। आज हो सकता है कि कोई कंज्यूमर लेस क्वांटिटी में कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, वो इन फ्यूचर जो है उसकी इनकम ग्रो कर जाती है, इनकम जो है इंक्रीज हो जाती है और वो जो है अब लार्ज क्वांटिटी में परचेज करना स्टार्ट कर देगा। आज एक कंज्यूमर है, वो जो है लोकल प्रोडक्ट्स परचेज करता था, इन फ्यूचर चल के जो है उसकी इनकम इंक्रीज होती है और जो है ब्रांडेड प्रोडक्ट परचेज करना स्टार्ट कर सकता है। क्लियर? आज जो है वो कार साइकिल परचेज करता है, कल कार परचेज करेगा, परसों हो सकता है इनकम और ग्रो करेगी वो और भी कोई महंगी चीजें परचेज करना स्टार्ट कर देगा। तो कंज्यूमर का बिहेवियर भी जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। आज आप गोल्ड परचेज नहीं कर पा रहे हो, कल आपके पास इनकम होगी, आप गोल्ड परचेज करोगे, डायमंड परचेज करोगे। नेक्स्ट जो कंज्यूमर बिहेवियर का नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इंफॉर्मेशन सर्च। यहाँ पर जो है कंज्यूमर इंफॉर्मेशन सर्च करता है और उसके बाद ही जो है वो प्रोडक्ट को परचेज करता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, यही तो है कि वो जो है कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने से पहले इंफॉर्मेशन सर्च करता है। आपको कार परचेज करनी है तो पहले कार के कौन से ब्रांड हैं, क्या माइलेज है, क्या फीचर्स हैं, उन सभी को आप जो है आइडेंटिफ़ाई करते हो, उनको एनालाइज़ करते हो, उसके बाद जो है आप फाइनल डिसीज़न लेते हैं कि कौन-सा प्रोडक्ट आपको परचेज़ करना है। इन्वॉल्व डिसीज़न मेकिंग, बट ऑब्ज़र्व होता है कि मार्केट में एक नीड को फुलफ़िल करने के लिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होता है, कंज़्यूमर को सेलेक्ट करना होता है कि उसको कौन-सा प्रोडक्ट जो है परचेज़ करना है और उसको सिलेक्शन के पीछे यानी कि डिसीज़न मेकिंग के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो यानी कि कंज़्यूमर बिहेवियर में डिसीज़न मेकिंग भी होता है कि कौन-सा प्रोडक्ट परचेज़ करना है, कब परचेज़ करना है, कैसे जो है उसको कंज़्यूम करना है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन्फ्लुएंस बाय वेरियस फैक्टर्स। तो कंज्यूमर का बिहेवियर जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स जैसे सोशल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल, डेमोग्राफिकल, पर्सनल, इन सभी फैक्टर्स से जो है इन्फ्लुएंस होता है। तो ये सारे फैक्टर ही जो है आगे हम आगे चल के इन डिटेल इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फॉर मार्केटर्स। मार्केटर के लिए जो है कंज्यूमर बिहेवियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मार्केटर यानी कि जो मार्केटिंग कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, उनके पास ये नॉलेज होगी, इंफॉर्मेशन होगी कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, तो वो जो है आसानी से अपने मार्केटिंग मिक्स को लेकर डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे कि उनको क्या प्राइस रखनी है, क्या प्रोडक्ट रखना है, पैकेजिंग कैसे रखनी है, ब्रांडिंग कैसे करनी है, प्रमोशन कैसे करना है, कहाँ पर अपना प्रोडक्ट जो है उनको सेल करना है, होलसेलर के साथ सेल करना है या रिटेलर के जरिए सेल करना है या फिर डायरेक्ट सेल करना है, ऑनलाइन सेल करना है या फिर किसी और मोड ऑफ जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सिलेक्ट करना है। तो ये जो है नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हो गया। तो यहाँ पर ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि कंज्यूमर बिहेवियर में इन्वॉल्व होते हैं। बात कर लें इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन मार्केटिंग डिसीजन। तो मार्केटिंग डिसीजन में कंज्यूमर बिहेवियर का क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहली चीज कि जब आप कंज्यूमर बिहेवियर को एनालाइज करते हो, तो इससे क्या होता है कि आपको डिफरेंट फैक्ट्स जो है निकल कर सामने आते हैं कि कंज्यूमर को क्या पसंद है, कब परचेज करता है, कैसे परचेज करता है, क्या कंज्यूम कर रहा है, कितना कंज्यूम कर रहा है, वो सारी चीजें जो आपको यहाँ पर पता चलती हैं। क्लियर? नेक्स्ट है एनालाइजिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर हैं। सपोज करें कि कोई ब्रांड है, वो जो है अपना जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ लार्ज बोतल में ही जो है वहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसे केस में आपके पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, उसी प्रोडक्ट को स्मॉल पैकेट में आप जो है सेल कर सकते हो। या फिर जैसे कि आपने टाटा की नैनो देखी, तो उन्होंने क्या किया कि भाई सभी लोग जो है यहाँ पर 8-9 लाख 10 लाख की गाड़ियाँ सेल कर रहे हैं, तो ऐसे में जो मिडिल क्लास इनकम ग्रुप है या लोअर क्लास इनकम ग्रुप है उनको कार कैसे परचेज कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, उन्होंने 1 लाख की जो है वहाँ पर गाड़ी लॉन्च कर दी। तो ये मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करने में कंज्यूमर बिहेवियर हेल्प करता है। सेलेक्टिंग टारगेट मार्केट, यानी कि आपका जो मार्केटिंग कंपनीज हैं उनका टारगेट मार्केट कौन होगा, उनका टारगेट कस्टमर कौन होगा, ये जो है कंज्यूमर बिहेवियर की
स्टडी करके ही जो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कौन से कंज्यूमर हैं, किस मार्केट में मिलेंगे, रूरल में मिलेंगे, अर्बन में मिलेंगे, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। देन है मार्केटिंग मिक्स, यानी कि प्रोडक्ट क्या होगा, प्राइस क्या होगी, प्रमोशन कैसे करनी है, सेल्स प्रमोशन करना है या फिर एडवर्टाइजमेंट करना है या फिर पब्लिक रिलेशंस के जरिए प्रमोशन करना है, तो कैसे आपको जो है प्रमोशन करना है, आपका प्रोडक्ट कहाँ पर अवेलेबल होगा, प्लेस, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा, वो जो है आप यहाँ पर कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करके आप जो है उसके लिए डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। एंड डिसीजन रिगार्डिंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आप डायरेक्ट जो है वहाँ पर प्रोडक्ट को सेल करोगे, होलसेलर रिटेलर के जरिए प्रोडक्ट सेल करोगे, या फिर कोई और मोड ऑफ चैनल जो है यहाँ पर आप सेलेक्ट करते हो, या फिर हाइब्रिड चैनल का वहाँ पर आप यूज़ करते हैं, यानी कि आप अपना प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक कैसे पहुँचाएँगे। तो उससे रिलेटेड डिसीजन लेने में कंज्यूमर बिहेवियर जो है वहाँ पर हेल्प होता है, क्योंकि कंज्यूमर की बिहेवियर को आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि कंज्यूमर जो है ऑनलाइन परचेज कर रहा है या फिर आपका प्रोडक्ट जो है रिटेलर के पास जाता है या फिर जो है वो मॉल्स में जाता है। तो जब आप इस चीज़ को स्टडी करेंगे तभी तो आप डिसाइड कर पाएँगे कि आपको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से रखना है। तो यहाँ पर जो है इन सभी चीज़ों में कंज्यूमर बिहेवियर जो है मार्केटिंग डिसीजंस लेने में हेल्प करता है कंपनीज़ की। सपोज कि कुछ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हैं जिनके लिए आपको क्या करना है, आपको एक प्रोडक्ट बनाना है। क्लियर? कुछ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हैं, उनके लिए आपको एक प्रोडक्ट बनाना है। तो अब वो जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसकी क्या फीचर्स होंगी, क्या डिज़ाइन होगी, क्या क्वालिटी होगी, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे। उसकी क्या प्राइसिंग फिक्स करनी है, वो आप कैसे डिसाइड करेंगे। कौन से प्लेस पे जो है उस प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाना है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होना चाहिए, वो कैसे डिसाइड करेंगे। और साथ ही साथ उनको कम्युनिकेट कैसे करेंगे, यानी कि प्रमोशन कैसे करेंगे प्रोडक्ट का। तो ये सारी चीज़ें कैसे डिसाइड करेंगे। ये सारी चीज़ें आप सही से तभी डिसाइड कर सकते हैं जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी किसकी, कस्टमर्स की। यानी कि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर क्या परचेज करता है, कब परचेज करता है, कितने प्राइस में परचेज करता है, कैसे परचेज करता है। जब आपको इस चीज़ की नॉलेज होगी तभी आप जो है एक इफेक्टिव प्रोडक्ट, एक इफेक्टिव प्राइसिंग, प्लेस और प्रमोशन को डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर? तो ये कैसे पॉसिबल होगा, बाय कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द कस्टमर्स और बाय स्टडिंग देयर बिहेवियर। जब कस्टमर के जो ग्रुप, जिस भी ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के लिए आप जो है प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, जब उनके बारे में आपको नॉलेज होगी, उनके बिहेवियर के बारे में नॉलेज होगी कि वो कैसे कब कहाँ प्रोडक्ट परचेज करते हैं, कैसे कोई सर्विस अवेल करते हैं, तभी आप उस डेटा के बेसिस पे, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप उनके लिए एक इफेक्टिव जो है मार्केटिंग स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हो, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन जो है वो उनके लिए तैयार कर सकते हो। तो इसी को मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। जो प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन है, यही क्या है, यही मार्केटिंग मिक्स कहलाता है। क्लियर? इफेक्टिव मार्केटिंग टूल है जिसके जरिए कस्टमर की नीड को फुलफिल करते हैं। और वहीं पर ये जो आपने डेटा कलेक्ट किया कस्टमर का, कस्टमर के बिहेवियर को स्टडी किया, वही चीज़ क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर है। तो दोनों ही आपस में एक दूसरे को जो है अफेक्ट करते हैं। इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स बनाना है तो कंज्यूमर बिहेवियर की वहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और वहीं पर कंज्यूमर के बिहेवियर को अगर आपको इन्फ्लुएंस करना है, चेंज करना है, तो उसके लिए इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स वहाँ पर होना चाहिए। कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग मिक्स, ये दोनों ही टर्म जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, उसको आप इन डिटेल जरूर अच्छे से स्टडी कर लें, तब आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर में क्या होता है कि ये डिस्क्राइब करता है कि व्हाई एंड हाउ पीपल परचेज गुड्स एंड अवेल सर्विसेज, यानी कि कोई भी कस्टमर कब कहाँ कैसे कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करता है, उसकी स्टडी को ही कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। लेकिन वहीं पर मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स को हम 4P भी कहते हैं, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। तो मार्केटिंग मिक्स क्या है, एक टूल है जो कि मार्केटर, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज हैं, वो यूज करती हैं एक सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप करने के लिए, एक सक्सेसफुल मार्केटिंग प्लान बनाने के लिए, जिससे कि कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई किया जा सके और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है प्रॉफिट मेकिंग, वो जो है वो अचीव किया जा सके। क्लियर? तो मार्केटिंग मिक्स क्या हो गया, एक टूल जो कि मार्केटर द्वारा यूज किया जाता है टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड। और कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ हाउ एंड व्हाई पीपल, यानी कंज्यूमर्स बाई प्रोडक्ट। क्लियर? कब कहाँ कैसे जो है कस्टमर प्रोडक्ट परचेज करता है, उसकी स्टडी को कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। कौन से फैक्टर हैं जो उनके बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, उसको हम कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। वहीं पर मार्केटिंग मिक्स क्या हो गया, एक टूल हो गया, एक स्ट्रेटजी हो गया, जिसका इस्तेमाल जो है कंपनीज करती हैं टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड। तो ऐसे में जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, यानी जो मार्केटिंग मिक्स है, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, ये इफेक्टिव कब होगी, यानी कि एक अच्छी मार्केटिंग मिक्स, अच्छा प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन कब तैयार होगा, जब मार्केटिंग कंपनीज को पता होगा कस्टमर के बारे में ना, कि कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक है, वो किन चीज़ों से मोटिवेट होते हैं, उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा है, कब कहाँ कैसे कितनी क्वांटिटी में परचेज करते हैं। क्लियर? कौन से फैक्टर्स है जो उनको अफेक्ट करते हैं। जब इसकी प्रॉपर नॉलेज होगी तभी तो जो ये मार्केटिंग कंपनीज हैं वो सही तरीके से प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, यानी कि मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी क्रिएट कर पाएंगे। तो इसीलिए मार्केटिंग मिक्स को डेवलप करने के लिए, एक सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर
की स्टडी बहुत ज़रूरी है, कस्टमर के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो बाई अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, देयर नीड्स, मोटिवेशन एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मार्केटर्स कैन डिजाइन एन इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स दैट अलाइंस विद कस्टमर डिजायर, अल्टीमेटली ड्राइविंग सेल्स एंड बिल्डिंग लॉयल्टी। क्लियर? तो कहने का मतलब क्या है कि एक जो मार्केटर्स हैं वो अच्छी मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी तभी क्रिएट कर सकते हैं जब उनको नॉलेज होगी कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में, उनकी नीड्स के बारे में, उनको कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके बारे में, वो किस चीज़ से मोटिवेट होते हैं, वो कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके पीछे क्या फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करता है, उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है। वो जब इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी तभी तो जो मार्केटिंग कंपनीज है वो सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना पाएंगी, यानी कि सही तरीके से प्रोडक्ट को डिजाइन कर पाएंगी, प्रोडक्ट में फीचर्स रख पाएंगी, प्राइस क्या होगा वो डिसाइड कर पाएंगी, कहाँ पर जो है प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाना है, लोकेशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, और प्रमोशन यानी कि कम्युनिकेशन कैसे होगा, यानी कि एडवर्टीजमेंट करना है, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करना है, बिल बोर्डिंग लगानी है, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एडवर्टीजमेंट करना है। तो ये सारी चीज़ें तभी तो जो है प्लान कर पाएंगी जब कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में पता होगा कि जो उनके कंज्यूमर हैं वो उनका बिहेवियर क्या है, वो किन फैक्टर्स से अफेक्ट होते हैं। क्लियर? तो इसलिए मार्केटिंग मिक्स को तैयार करने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर की नॉलेज वहां पर बहुत ही जरूरी है। मार्केटर यूज द नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर टू क्रिएट अ स्ट्रेटजी दैट अपील्स टू द टारगेट कंज्यूमर। तो मार्केटर्स क्या करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर की नॉलेज को यूज करते हैं स्ट्रेटजी को डेवलप करने के लिए। अब जैसे प्रोडक्ट क्या होता है, ये कस्टमर वैल्यू तो है, कंपनी के लिए क्या है, प्रोडक्ट है, लेकिन एक्चुअली में कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज करके उसको कुछ वैल्यू मिलती है। भाई आपने एसी परचेज किया तो एसी से आपको कूलिंग मिल रही है, ठंडक मिल रही है, गर्मी में आपको जो है वहां पर आराम मिलता है। तो कस्टमर वैल्यू, प्रोडक्ट एक्चुअली में कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, कस्टमर को वो वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो प्रोडक्ट के फीचर्स क्या होने चाहिए, डिजाइन क्या होना चाहिए, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसकी ब्रांडिंग क्या होनी चाहिए। क्लियर? तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, कस्टमर की नीड पे डिपेंड करती हैं। और कस्टमर की नीड क्या है कैसे पता चलेगा, बाई कंज्यूमर बिहेवियर। क्लियर? तो एक अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए जरूरी है कि कंज्यूमर बिहेवियर की नॉलेज वहां पर मार्केटिंग कंपनीज को हो। इसी तरीके से प्राइस यानी कि कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट सेट टू रिफ्लेक्ट्स इट्स वैल्यू इन द कंज्यूमर्स आइज एंड बी कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट। अब प्राइस को भी फिक्स करना जरूरी है, ना ही आप कम फिक्स कर सकते हो क्योंकि लॉस हो जाएगा, ना ही आप ज्यादा फिक्स कर सकते हो क्योंकि कॉम्पिटिटर्स भी मार्केट में हैं। क्लियर? और हो सकता है कि कस्टमर अफोर्ड ना कर सके उसको, और अगर आप कम कम प्राइस फिक्स करते हो तो इससे कस्टमर को लगता है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत लो है। तो इसलिए जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है कि प्राइस क्या सेट किया जाए। तो ये भी जो है कस्टमर के बिहेवियर से, कंज्यूमर के बिहेवियर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो मार्केटिंग कंपनी से वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एक प्रॉपर जो है अफोर्डेबल प्राइस को जो है वो सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगला है प्लेस यानी डिस्ट्रीब्यूशन। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, ये कन्वीनियंस हो गया। प्राइस क्या था कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉस्ट। भाई प्राइस क्या है, कस्टमर के लिए कॉस्ट ही तो है, कस्टमर को पैसा देना पड़ता है तो उसके लिए वो कॉस्ट हो गया। वहीं पर प्लेस यानी डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है, कन्वीनियंस, यानी कि कस्टमर को कितनी आसानी से आपका प्रोडक्ट मिल जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि कस्टमर को आपका प्रोडक्ट परचेज करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। क्लियर? तो हाउ एंड वेयर द प्रोडक्ट इज मेड अवेलेबल टू कंज्यूमर्स इंश्योरिंग एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस। तो ये जरूरी है। तो ये कैसे पता चलेगा कि कस्टमर को कहां पर प्रोडक्ट अवेल करवाना है, बाई स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करके, भाई कंज्यूमर है वो जो है कौन से आइटम से जिसको आसपास की दुकान से खरीद लेता है, कौन से आइटम है जिसके लिए वो शॉपिंग मॉल जाता है, कौन से आइटम है जिसको जो है वो ऑनलाइन परचेज करता है। तो जब इसकी नॉलेज होगी तो उसी अकॉर्डिंग जो है जो मार्केटिंग कंपनीज हैं वो अपना प्रोडक्ट अवेलेबल कराएंगी। बहुत बार आपने देखा होगा कि आप जो है कोई प्रोडक्ट परचेज कर जाते हो ऑनलाइन, वो ऑनलाइन अवेलेबल ही नहीं होता है। क्लियर? बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो ऑफलाइन नहीं अवेलेबल हैं। तो इसलिए जरूरी है कि कस्टमर के, कंज्यूमर के बिहेवियर को वहां पर पढ़ा जाए, समझा जाए कि कौन से प्रोडक्ट हैं जो ऑनलाइन परचेज करता है, कौन से प्रोडक्ट है जो ऑफलाइन परचेज करता है, और उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट को अवेलेबल वहां पर करवाया जाए। क्लियर? वहीं पर नेक्स्ट है प्रमोशन। प्रमोशन कहने का मतलब है कम्युनिकेशन। क्लियर? कि किस तरीके से प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को कम्युनिकेट किया जाता है। तो द एक्टिविटीज एंड मैसेज यूज टू कम्युनिकेट द प्रोडक्ट वैल्यू एंड परसुएट कंज्यूमर्स टू बाय। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो कम्युनिकेशन किया जा रहा है, यानी कि जो प्रमोशन किया जा रहा है वो कौन से चैनल पे किया जाए। रेडियो पे किया जाए, न्यूज़पेपर पे किया जाए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किया जाए। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी एक्स है यानी ट्विटर है, और जो है वहाँ पर यूट्यूब है, फेसबुक है और इंस्टाग्राम है। तो अदर अदर प्लेटफॉर्म है, तो कौन से प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा कस्टमर जो है वहाँ पर टाइम स्पेंड करता है, तो उस पर जो है एडवर्टीजमेंट करना बेनिफिशियल होगा। तो कैसे पता चलेगा, बाई कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डेवलप करने के लिए। तो एक अच्छा सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी तभी डेवलप किया जा सकता है जब
जब कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में कंपनीज को पता होगा। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पर इसको समराइज करें तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चली। पहली कि कंज्यूमर बिहेवियर इज यूज्ड टू क्रिएट इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कि एक अच्छा इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स तैयार करने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर का वहां पर यूज किया जाता है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंज्यूमर बिहेवियर रिसर्च हेल्प मार्केटर्स डिफाइन द राइट प्रोडक्ट फीचर, प्राइस पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड प्रमोशनल मैसेज। यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर रिसर्च करके जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज हमें मिलती है, मार्केटर्स को मिलती है, वो उसका यूज़ करके सही प्रोडक्ट बना सकते हैं, सही क्वालिटी का, सही फीचर का, सही डिज़ाइन का, क्या प्राइस फिक्स करना है वो चीज़ डिसाइड कर सकते हैं, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से जो है उनको प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाना है कस्टमर को, और उनका प्रमोशनल मैसेज कैसा होना चाहिए और कहाँ पर होना चाहिए, ये जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो एक इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करके जो है वहाँ पर तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। और वहीं पर जब एक इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स वहां पर तैयार हो जाता है तो उसके जरिए कंज्यूमर के बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। मार्केटिंग मिक्स इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर। ए वेल डिजाइन मार्केटिंग मिक्स इन्फ्लुएंस कंज्यूमर परसेप्शन, प्रेफरेंस एंड परचेज डिसीजन, फॉस्टरिंग ब्रांड लॉयल्टी। तो यहां पर क्या है कि कंज्यूमर बिहेवियर के जरिए एक इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स तो तैयार किया जाता है, साथ ही साथ एक अच्छा मार्केटिंग मिक्स तैयार करके कंज्यूमर के बिहेवियर को भी आप चेंज कर सकते हैं। कंज्यूमर के परसेप्शन को, प्रेफरेंस को, उसकी बाइंग हैबिट्स को, वहां पर बाइंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को आप जो है वहां पर अफेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों ही इंटरचेंजेबली वहां पर यूज किए जा रहे हैं। कंज्यूमर बिहेवियर के जरिए एक अच्छा इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स तैयार किया जा सकता है और वहीं पर मार्केटिंग मिक्स के जरिए, इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स के जरिए कंज्यूमर के बिहेवियर को भी चेंज किया जा सकता है। क्लियर? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझिए कि ऑफरिंग अ डिजायर्ड प्रोडक्ट एट अ कन्वीनियंट लोकेशन विथ कॉम्पिटिटिव प्राइस एंड परसुएसिव प्रमोशन कैन डायरेक्टली अफेक्ट अ कंज्यूमर्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जब कोई कंपनी एक अच्छा प्रोडक्ट जो कि कस्टमर को एक्चुअली में चाहिए था उसको सही जगह पे सही प्राइस में जो है और अच्छे प्रमोशनल मैसेज के साथ प्रोवाइड करती है, तो इससे क्या होगा कि कंज्यूमर का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चेंज होगा। कंज्यूमर की जो बाइंग हैबिट्स है उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस आएगा। तो मार्केटिंग मिक्स के जरिए कंज्यूमर बिहेवियर को भी चेंज किया जा सकता है और कंज्यूमर बिहेवियर की नॉलेज के जरिए अच्छा मार्केटिंग मिक्स जो है वहां पर तैयार किया जा सकता है। क्लियर? मार्केटिंग मिक्स किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट? जेरोम मैककार्थी। ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए। तो मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जेरोम मैककार्थी। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग मिक्स का। तो कंज्यूमर बिहेवियर की नॉलेज का इस्तेमाल करके इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स यानी कि प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन तैयार किया जाता है और इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स यानी कि प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन को तैयार करके कंज्यूमर के बिहेवियर को भी चेंज किया जाता है, अफेक्ट किया जाता है, उनके परसेप्शन, उनके प्रेफरेंसेस को अफेक्ट किया जाता है, इन्फ्लुएंस किया जाता है। कंज्यूमर गोल्स। देखिए, गोल्स का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, यानी कि क्या अचीव करना चाहते हैं। तो ऐसे ही जब कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के पीछे कोई ना कोई गोल होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। क्लियर? तो कंज्यूमर गोल क्या हो गया? कंज्यूमर गोल्स आर दी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड एस्पिरेशंस कस्टमर हैव व्हेन इंटरेक्टिंग विथ अ बिजनेस और बाइंग इट्स प्रोडक्ट और सर्विस। तो जब भी किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कस्टमर इंटरेक्ट करता है या फिर कोई प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करता है तो उसके पीछे उसका जो भी ऑब्जेक्टिव होता है उसी को हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर गोल्स कहते हैं। क्लियर? तो दीज आर दी मोटिवेशंस बिहाइंड अ परचेज रेंजिंग फ्रॉम सेटिस्फाइंग बेसिक नीड फॉर क्वालिटी एंड वैल्यू टू अचीविंग हाई लेवल गोल्स लाइक सोशल स्टेटस, सेल्फ एक्सप्रेशन और एंजॉयमेंट। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि कंज्यूमर गोल क्या है? एक तरीके का मोटिवेशन है जो कि किसी भी परचेज के पीछे होता है। यानी कि हम फालतू में तो कोई भी सामान नहीं परचेज करेंगे ना, कोई भी सामान परचेज करेंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटिवेशन होगा, उस सामान को परचेज करने के पीछे कोई ना कोई पर्पज होगा। क्लियर? कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा, कोई ना कोई नीड उस सामान को खरीदने से फुलफिल हो रही होगी। तो दैट इज कंज्यूमर गोल। जैसे कि कोई पर्सन है वो कोई कार परचेज कर रहा है तो कार को परचेज करने के पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा, गोल होगा। पहला ऑब्जेक्टिव तो यही हो सकता है कि भाई उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में तकलीफ होती थी, प्रॉब्लम होती थी, बस नहीं मिल पा रही है तो इसलिए जो है वो जो है वो कार परचेज कर रहा है। या फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ये एक गोल हो गया। दूसरा गोल ये भी हो सकता है कि वो कार इसलिए परचेज कर रहा है जिससे कि उसको सोसाइटी में रेस्पेक्ट मिले, उसके आसपास के जो लोग हैं उसको रेस्पेक्ट दे कि हाँ भाई उसके पास कार है, तो वो रेस्पेक्ट पाने के लिए, एप्रिसिएशन पाने के लिए सोसाइटी से वो जो है कार को परचेज कर रहा है। तो परचेज कर ही रहा है, लेकिन कार को परचेज करने के पीछे अलग अलग लोगों का अलग अलग ऑब्जेक्टिव, अलग अलग गोल हो सकता है। तो इस चीज को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, मार्केटिंग कंपनीज को समझना होगा। अंडरस्टैंडिंग एंड मीटिंग दीज गोल्स इज क्रूशियल फॉर बिल्डिंग कस्टमर लॉयल्टी एंड ड्राइविंग बिजनेस सक्सेस। तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए और लॉयल कस्टमर बिल्ड करने के लिए ये चीज समझना जरूरी है कि कस्टमर किस ऑब्जेक्टिव से, किस गोल से जो है वो कोई भी प्रोडक्ट
प्रोडक्ट परचेज करता है, बिजनेस से इंटरेक्ट करता है। क्लियर? तो एग्जांपल जैसे अभी हमने देख लिया कि परचेजिंग अ कार दैट प्रोवाइड रेस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन फ्रॉम सोसाइटी। एक गोल हो सकता है कि मैं कार इसलिए परचेज कर रहा हूं जिससे कि लोग देखें, लोग मुझे सोसाइटी में लोग जो भी हैं मेरे आसपास वो मेरी रेस्पेक्ट करें, मुझे अप्रिसिएशन देखें, वाह मेरे पास कार है, अच्छी कार है। क्लियर? या फिर इसी तरीके से परचेजिंग अ मशीन दैट इज कन्वीनियंट इन यूज। हम मशीन किस लिए परचेज करते हैं? जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए। अब आपने कोई ऐसी मशीन लेके आई जिसको यूज ही करना बहुत टफ है, तो उसके लिए जो है बेकार है। भले कितनी महंगी हो, भले कितना अच्छा काम करता हो, लेकिन अगर वो उस चीज को चला ही नहीं पा रहा है तो उसके लिए वो बेकार है। तो कंज्यूमर किस गोल से, किस ऑब्जेक्टिव से जो है प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, वो चीज समझना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है। तो ये जो डिफरेंट गोल्स हैं इनको हम जो है दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फंक्शनल गोल और इमोशनल गोल। क्लियर? फंक्शनल गोल्स और इमोशनल गोल्स। तो जब भी कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया जाता है तो उसके पीछे या तो फंक्शनल गोल होगा या फिर इमोशनल गोल होगा जिसको कस्टमर सेटिस्फाई करना चाहता है। जैसे रिजोल्यूशन, यानी कि जो है वो प्रोडक्ट को परचेज करने के पीछे कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो है वो गोल होगा। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली रिजॉल्विंग अ प्रॉब्लम और इशू दे आर एक्सपीरियंसिंग, यानी कि जो कस्टमर है उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही होगी और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए वो जो है कोई प्रोडक्ट को परचेज करता है। क्लियर? तो जैसे कि ट्रैवलिंग जो है, ऑफिस में डेली घर से ऑफिस जाने में जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाता था, लेट हो जाता था। क्यों? क्योंकि उसको जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना पड़ता था। अब वो कभी लेट आ रही है, कभी जल्दी आ रही है, तो ऐसे में उसने क्या किया, इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने उसने कार खरीदी, कार परचेज कर लिया, बाइक परचेज कर लिया। तो दैट इज फंक्शनल गोल। क्लियर? इसी तरीके से इंफॉर्मेशन, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन यानी कि नॉलेज गेन करना चाहते हैं और इस वजह से जो है वो कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो किस गोल से, किस ऑब्जेक्टिव से परचेज किया जा रहा है? क्लियर? ईज ऑफ यूज, यानी कि हम प्रोडक्ट इसलिए परचेज कर रहे हैं जिससे कि हम उसको आसानी से यूज कर सकें, आसानी से उसको नेविगेट कर सकें। कोई वेबसाइट है, बहुत आसान है उसको चलाना, कोई प्रोडक्ट है, बहुत आसान है उसको यूज करना, तो ईज ऑफ यूज। या फिर एसेसिबिलिटी, इंश्योरिंग दैट प्रोडक्ट और सर्विस इज एसेसिबल एंड यूजेबल फॉर ऑल कस्टमर रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटीज, यानी कि आपको चाहे कुछ आता हो चाहे कुछ ना आता हो, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो दैट इज फंक्शनल गोल। इसी तरीके से इमोशनल गोल्स क्या हो जाएंगे? जैसे फीलिंग वैल्यूड, जो कि अभी हमने कार वाली बात कही कि वो कार इसलिए परचेज किया जिससे कि उसको सोसाइटी में रेस्पेक्ट मिले, अप्रिसिएशन मिले, एम्पैथी मिले। क्लियर? तो फीलिंग वैल्यूड यानी कि प्रोडक्ट को परचेज करने के पीछे सिर्फ अपनी नीड को सेटिस्फाई करना नहीं होता है, बल्कि वैल्यूड फील होना, यानी कि मैं अगर कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूं तो उससे मेरी नीड तो सेटिस्फाई हो, साथ ही साथ सोसाइटी में मुझे नाम भी मिले, सोसाइटी में मेरा रेस्पेक्ट भी हो, मेरे को लोग अप्रिशिएट करें। तो इस वजह से भी लोग है प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो कंज्यूमर का गोल ये भी हो सकता है कि वो प्रोडक्ट इसलिए परचेज कर रहा है जिसको उसको वैल्यू, जिसको परचेज करने के बाद उसको वैल्यू मिले। पीस ऑफ माइंड, ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये भी गोल हो सकता है कस्टमर का कि वो प्रोडक्ट इसलिए परचेज करे जिससे कि उसको उसको पीस ऑफ माइंड यानी कि उसको सुकून मिले, शांति मिले। क्लियर? जैसे कि अब आप सीसीटीवी कैमरा लगवा रहे हो तो सीसीटीवी कैमरा इसलिए लगवा रहे हो ना जिससे कि आप मॉनिटर कर सको कि घर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, घर में कोई चोरी वोरी नहीं हो सक रहा है। अब सीसीटीवी कैमरा लगा लिया, उसको आप यूज ही नहीं कर पा रहे हो या फिर वो काम सही से काम कर ही नहीं रहा है, लाइव फीड दे ही नहीं रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा? पीस ऑफ माइंड नहीं होगा वहां पर, तो इमोशनल गोल सेटिस्फाई नहीं होगा। तो गोल, किस गोल से, किस पर्पज से, किस ऑब्जेक्टिव से कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को परचेज करता है, बिजनेस से इंटरेक्ट करता है। इसी तरीके से एंजॉयमेंट, ये भी क्या है? इमोशनल गोल है। एंजॉयमेंट, एंजॉय फील करना। अब आपने कोई मूवी देखी, मूवी को देखने के बाद जो है आप एंजॉय नहीं किए, यानी कि आपको कोई खुशी नहीं हुई, कोई हंसी नहीं हुई, तो कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगा, तो बेकार मूवी है, वो फ्लॉप मूवी हो जाती है। तो कोई भी मूवी जिसको देखने के बाद आप जो है इंजॉय नहीं करते हो तो वो फ्लॉप है, जो इसको इंजॉय करते हो वो मूवी हिट हो जाती है। तो इंजॉयमेंट, तो कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करो, कोई भी सर्विस आप अवेल कर रहे हो, अगर उसको प्रोडक्ट को यूज़ करके, सर्विस को अवेल करके आपको खुशी मिलती है, आप इंजॉय करते हो, यानी कि वो प्रोडक्ट जो है वो अच्छा है। क्लियर? इसी तरीके से सोशल गोल होता है, यानी कि यहाँ पर कस्टमर इसलिए प्रोडक्ट को परचेज करता है या फिर कोई सर्विस अवेल करता है जिससे उसको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिले, यानी कि उसको किसी ग्रुप में वो ज्वाइन हो सके, जैसे कि किसी मेंबरशिप, क्लब का मेंबरशिप ले लिया, तो ये सोशल गोल हो गया। यानी कि सोसाइटी में लोगों से मिलने के लिए, सोसाइटी में एक्सेप्टेंस पाने के लिए, किसी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो है यहाँ पर परचेजिंग की जाती है। तो जब कोई प्रोडक्ट परचेज इसलिए किया जा रहा है जिससे कि सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिले, कोई ग्रुप ज्वाइन हो सके, तो वो सोशल गोल हो गया। इसी तरीके से कस्टमर्स जो है प्रोडक्ट परचेज करते हैं फाइनेंशियल गोल्स को सेटिस्फाई करने के लिए, यानी कि यहां पर मेन मोटिव क्या होता है कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करने का, कि वहां पर उनका जो बजट है वो ना बिगड़े, वो जो है रीजनेबल अमाउंट में अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट वो पा सके। तो परचेजिंग प्रोडक्ट दैट ऑफर बेस्ट वैल्यू इन लोअर कॉस्ट, जैसे कि सीएनजी कार परचेज कर लिया, तो सीएनजी कार परचेज करने में क्या होता है कि इनिशियल लेवल पे तो ये कॉस्टली पड़ता है, लेकिन बाद में जब आप इसको रन करते हो, कार को चलाते हो सीएनजी पे, तो वहां पर जो है आपका पेट्रोल का खर्चा
ज़्यादा पड़ता है और सीएनजी का खर्चा वहाँ पर कम आ जाता है। तो फाइनेंशियल गोल, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि वो इस तरीके का परचेजिंग करते हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं पैसे को देखकर जो है वहाँ पर परचेजिंग की जाती है। क्लियर? तो फाइनेंशियल गोल्स। इसी तरीके से हेल्थ एंड वेलनेस गोल है, यानी कि यहाँ पर कस्टमर जो परचेज करता है प्रोडक्ट को, वो इसलिए परचेज करता है जिससे कि वो अपनी हेल्थ को, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को जो है इंप्रूव कर सके। क्लियर? तो परचेजिंग प्रोडक्ट दैट आर हेल्दी एंड इंप्रूव फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, जैसे कि कोई लो फैट आइटम प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, चीनी बहुत कम होता है उसको परचेज कर रहे हैं। क्लियर? तो यहां पर क्या देखा जा रहा है कि गोल क्या है, प्रोडक्ट को परचेज करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। क्लियर? इसी तरीके से एनवायरमेंटल गोल्स भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कस्टमर जो कि बहुत सारे क्या, तकरीबन सभी लोगों को जो है इसको ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी वो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वो ऐसा प्रोडक्ट हो जो कि इको फ्रेंडली हो, यानी कि उसकी वजह से, उस प्रोडक्ट को परचेज करने की वजह से, कंज्यूम करने की वजह से, या फिर जब उसको डिस्पोज करते हैं तो उससे इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। जैसे कि ईवी कार परचेज कर लें, पेपर बैग का इस्तेमाल कर लें। क्लियर? तो इन्वायरमेंटल गोल, तो प्रोडक्ट को परचेज करने के पीछे इन्वायरमेंटल गोल्स भी हो सकते हैं कि आप इसलिए उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो क्योंकि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। क्लियर? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन गोल, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं या सर्विसेज होती हैं जो कि अपने लिए जो है परचेज करता है इंसान, यानी कि अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, कि उस प्रोडक्ट को परचेज इसलिए किया जा रहा है जिससे कि मेरी नॉलेज इंक्रीज हो, मेरा जो है पर्सनल ग्रोथ हो। जैसे कि आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हो, आप पीएचडी करने चले गए। क्लियर? या फिर कोई डिप्लोमा डिग्री या फिर कोई भी कोर्स करने चले गए, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन गोल, यानी कि उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को परचेज करने के पीछे मोटिव क्या होता है कि मैं अपने आप का ग्रोथ करूंगा। क्लियर? मैं अपने आप का ग्रोथ करना चाहता हूं, इसलिए मैं जो है उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहा हूं। तो ये जो है डिफरेंट गोल्स होते हैं कंज्यूमर के बिफोर बाइंग अ प्रोडक्ट। तो कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहा है कस्टमर, तो ये सारे गोल्स हो सकते हैं। फंक्शनल गोल्स हो सकता है, इमोशनल गोल हो सकता है, सोशल गोल हो सकता है, फाइनेंशियल गोल हो सकता है, हेल्थ एंड वेलनेस गोल्स हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल गोल्स होते हैं, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन गोल भी हो सकता है। तो ये जो है डिफरेंट गोल्स हैं, यानी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हैं, जिसकी वजह से, जिसके लिए जो है कंज्यूमर प्रोडक्ट को परचेज करता है, सर्विस को अवेल करता है। क्लियर? तो दैट इज कंज्यूमर गोल्स, यानी कि प्रोडक्ट को परचेज करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल्स हैं, क्या वो अचीव करना चाहता है प्रोडक्ट को परचेज करके। अगर इस चीज को मार्केटिंग कंपनी समझ जाए तो वो अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड कर सकती हैं, और कस्टमर जो है उसको इस्तेमाल करके खुश होगा, सेटिस्फाई होगा। तो इससे कस्टमर जो है वो लॉयल हो जाएगा उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी कि वो स्टेप्स, वो प्रोसेस जो कि किसी भी कंज्यूमर द्वारा फॉलो किए जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, उसको कंज्यूम करने के लिए। तो नॉर्मली ये वही स्टेप्स होते हैं जो हम लोग खुद जो है अपनी लाइफ में किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए फॉलो करते हैं। क्लियर? तो इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप जर्नी और प्रोसेस दैट कंज्यूमर्स गो थ्रू व्हेन डिसाइडिंग टू परचेज एंड कंज्यूम अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए जिन भी स्टेजेस को, जिन भी स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं, वही कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए कैसे कंज्यूमर डिसाइड करता है, तो दैट इज कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो नॉर्मली जो है आपको 6 स्टेप्स देखने को मिलेंगे। द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज अ 6 स्टेप प्रोसेस। कहीं कहीं पे आपको जो है 5 स्टेजेस जो है देखने को मिलते हैं। नीड रिकॉग्निशन, सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, जो है इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव, परचेज एंड पोस्ट परचेज बिहेवियर। यहाँ पर हम 6 स्टेप प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। जो 5 स्टेप प्रोसेस है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, उसके ऊपर वीडियो बना हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पर पहला स्टेप क्या हो जाएगा, तो दैट इज नीड रिकॉग्निशन। क्लियर? पहला स्टेप क्या हो गया, नीड रिकॉग्निशन। देन सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, देन प्री परचेज इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव, देन फोर्थ है परचेज, देन फिफ्थ है कंजम्पशन, एंड सिक्स्थ है पोस्ट कंजम्पशन इवोल्यूशन एंड डाइवेस्टमेंट। तो एक एक करके हम सभी स्टेजेस को यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज नीड रिकॉग्निशन, यानी कि यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हमारी ज़रूरतें, हमारी जो नीड है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। क्योंकि नीड को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। गुड्स या सर्विस को हम तभी परचेज करेंगे ना जब हमें उस चीज़ की नीड होगी। क्लियर? जैसे कि हमें पता है कि आगे एग्जामिनेशन आने वाले हैं, तो हमें ब्लैक और ब्लू बॉल पेन की रिक्वायरमेंट होगी, उसकी नीड होगी, तो हम क्या करते हैं, ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन को जाके खरीद लेते हैं। क्लियर? तो नीड रिकॉग्निशन, तो सबसे पहले क्या होता है, कस्टमर नीड को रिकॉग्नाइज करता है, यानी कि उसको किस चीज की जरूरत है उसको रिकॉग्नाइज करता है। ऐसे नहीं कि चला गया मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट परचेज करके लेके आ गया, नहीं, उसको पहले नीड को रिकॉग्नाइज करता है। तो द फर्स्ट स्टेज इन द कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस वेयर अ कंज्यूमर आइडेंटिफाइज एन अनमेट नीड और प्रॉब्लम दैट रिक्वायर अ सॉल्यूशन। तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसे अनमेट नीड, यानी कि वो नीड जो फुलफिल नहीं हुई है, उस चीज को पहले कस्टमर क्या करता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है। क्लियर? अब ये जो नीड है ये 2 फैक्टर की वजह से आते हैं।
पहला इंटरनल स्टिमुलाई। इंटरनल स्टिमुलाई का मतलब क्या हो गया कि कंज्यूमर के अंदर से ये नीड जो है आ रही है। स्टिमुलाई का मतलब कि समथिंग दैट कॉजेज एक्टिविटी, यानी कि प्रोत्साहित करती है। तो इंटरनल कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि कस्टमर को मोटिवेट करते हैं कि हाँ तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे कि कस्टमर को भूख लग गई तो उसको खाने की जरूरत है, थर्स्ट है, प्यास है तो पानी की जरूरत है, कोई नया गैजेट चाहिए उसको, क्लियर, कि जैसे कि कोई काम कर रहा है तो वो काम नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए कुछ गैजेट चाहिए। तो इंटरनल स्टिमुलाई यानी कि कंज्यूमर को है खुद से जो है उसको कुछ नीड वहां पर जनरेट होती है। वहीं पर एक्सटर्नल स्टिमुलर की वजह से भी नीड जो है जनरेट हो सकती है। जैसे कोई एडवर्टीजमेंट देख लिया, किसी दोस्त ने कुछ रिकमेंड कर दिया, क्लियर, एनवायरमेंट में कुछ चेंज हुआ, उसकी वजह से जो है आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो दैट इज एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो जब कोई नीड आपसे रिलेटेड होती है, आपको भूख लगी, आपकी थर्स्ट लगी, आपको कुछ नया गैजेट चाहिए, तो दैट इज इंटरनल स्टिमुलाई। और जब कोई नीड किसी बाहर के फैक्टर की वजह से जनरेट होती है तो दैट इज एक्सटर्नल स्टिमुलाई। क्लियर। तो सबसे पहला स्टेज क्या होता है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, दैट इज नीड रिकॉग्निशन। कस्टमर पहले नीड को रिकॉग्नाइज करता है। कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जो कि उसका सोल्यूशन चाहिए होगा, कोई ऐसी अनमेट नीड होगी जिसको फुलफिल करना होगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा। जब उसको पता चल जाता है कि उसको किस चीज़ की नीड है, अब उस नीड को फुलफिल करने के लिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या करता है, वो सर्च करता है, सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। यानी कि जो कस्टमर की नीड है उस नीड को कैसे फुलफिल किया जा सकता है उसके लिए जो है वो इंफॉर्मेशन सर्च करता है। तो द प्रोसेस वेयर कंज्यूमर एक्टिवली सीक एंड गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट और सर्विसेज बिफोर मेकिंग अ परचेज डिसीजन। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर उस नीड को फुलफिल करने के लिए मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उसको जो है वो सर्च करता है। तो दिस प्रोसेस कैन बी इंटरनल, यानी कि यहाँ पर जो है आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को रिकॉल करते हैं कि हाँ मुझे भूख लगी थी तो मैंने ये खाया था, फिर जाके आप वो हिस्से को रीऑर्डर कर देते हैं, क्लियर। या फिर ये एक्सटर्नल हो सकता है, यानी कि आप जो है किसी वेबसाइट पे गए, वहाँ पर रिव्यूज़ पढ़ रहे हो, फीडबैक ले रहे हो, फ्रेंड्स या फैमिली से पूछते हो, तो ये एक्सटर्नल सोर्स से भी जो है आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है एक्सटर्नल सोर्स से या फिर इंटरनल सोर्स, दोनों सोर्स से जो आप उस नीड को फुलफिल करने के लिए कलेक्ट कर सकते हैं। तो इट हेल्प्स रिड्यूस अनसर्टेनिटी एंड मेक मोर इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। तो जब आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए इन्फॉर्मेशन सर्च करते हो तो इससे क्या होता है कि इससे उस प्रॉब्लम को आप आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हो और सही डिसीजन लेकर जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अब हम बात कर लें कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको कहाँ कहाँ से मिल सकती है। तो सबसे पहला सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहला पर्सनल, यानी फ्रेंड्स, फैमिली, सोशल नेटवर्क से। जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम आई तो आप अपने पेरेंट्स से पूछने चले गए या फिर दोस्त से पूछा कि भाई ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्लियर। तो पर्सनल। कॉमर्शियल, आप एडवर्टीजमेंट सर्च करोगे, वेबसाइट सर्च करोगे, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से बात करोगे कि भाई हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या आपके पास ये मिल जाएगा। इसी तरीके से पब्लिक, यानी कि कंज्यूमर रिपोर्ट, ऑनलाइन फोरम या फिर मीडिया है, वहाँ से आप जो है डेटा कलेक्ट कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। या फिर आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, आप उससे जो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, क्लियर। तो आपने नीड को रिकॉग्नाइज किया, उस नीड को फुलफिल करने के लिए, उस नीड को सॉल्व करने के लिए आपने इन्फॉर्मेशन सर्च की, क्लियर। अब जो है जब आप इन्फॉर्मेशन सर्च करने जाते हो तो वहाँ पर आपको एक ही नीड को फुलफिल करने के लिए मल्टीपल प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे। जैसे भूख लगी है तो बर्गर भी है, पिज्ज़ा भी है, इडली डोसा भी है, आप कुछ भी मंगवा के खा सकते हो। तो अब कौन सी चीज़ मंगवाई जाए, आप क्या करते हो, उसको इवेलुएट करते हो। प्री परचेज इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब कि जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपकी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसको जो है आप इवेलुएट करते हो, उसको आप कंपेयर करोगे, क्लियर। जैसे कि कार परचेज करना है तो कार कौन सी परचेज की जाए, महिंद्रा की, टाटा की या फिर किसी दूसरे ब्रांड की, ठीक है। तो कौन सी परचेज की जाए, तो इसको पहले आपको इवेलुएट करना पड़ेगा ना। तो कंज्यूमर कंपेयर वेरियस प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑप्शंस अगेंस्ट देयर नीड एंड प्रेफरेंसेस। तो उनकी जो भी नीड है उसके अकॉर्डिंग जो भी मार्केट में प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल हैं उनको जो है वो कंपेयर करते हैं। कोई आपकी एक नीड को फुलफिल करने के लिए कोई एक प्रोडक्ट तो है नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, तो कौन सा परचेज किया जाए, तो उसके लिए पहले आपको इवेलुएट करना पड़ेगा। इवेलुएट आप किस क्राइटेरिया पे करते हो, प्राइस के बेसिस पे कर सकते हो, क्वालिटी के बेसिस पे कर सकते हो, ब्रांड का रेपुटेशन क्या है मार्केट में उसके बेसिस पे कर सकते हो, फीचर्स क्या हैं या फिर कस्टमर ने क्या रिव्यूज़ दिए हैं उसके बेसिस पे जो है आप कंपेयर कर सकते हो। भाई 3 ब्रांड के कार हैं तो एक ब्रांड को जो है कस्टमर का फीडबैक बहुत अच्छा मिला है और एक ब्रांड को जो है कस्टमर का फीडबैक बहुत खराब मिला है, तो जाहिर सी बात है कि कस्टमर ने जिस ब्रांड के लिए फीडबैक खराब दिया उस ब्रांड को जो है आप परचेज नहीं करोगे। आप किसको परचेज करोगे, जिसके लिए रिव्यूज़ अच्छे हैं। इसी तरीके से आप अगर बजट के अकॉर्डिंग चलना चाहते हो तो कौन सा कार है जो आपके बजट में आ रहा है, आप उसके हिसाब से जो है डिसाइड करोगे, क्लियर। तो इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, यानी कि जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपकी नीड को फुलफिल करने के लिए उसको आप इवैल्यूएट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, क्वालिटी, ब्रांड रेपुटेशन
स्पेसिफिकेशन, फीचर और रिव्यूज़। क्लियर? जब आप इवैल्यूएट कर लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट जो है आपके लिए सही है। क्लियर? तो फिर आप क्या करते हो? परचेज कर लेते हो। बाइंग द फाइनल सेलेक्टेड प्रोडक्ट, तो जो भी आपने इवैल्यूएशन करने के बाद, कंपेयर करने के बाद जो भी प्रोडक्ट को फाइनल किया उसको आप क्या करोगे? परचेज कर लोगे। तो दिस इज द स्टेज वेयर द कंज्यूमर डिसाइड्स विच प्रोडक्ट और सर्विस टू बाई। क्लियर? तो जब वो परचेज कर लोगे, जब आप कोई भी प्रोडक्ट, जो कंज्यूमर है कोई भी प्रोडक्ट है उसको फाइनल कर लिया और उसको परचेज कर लेता, अब ये क्या करेगा? वो कंज्यूम करेगा, यानी कि उस प्रोडक्ट को यूज करेगा। दैट इज नेक्स्ट स्टेप, कंजम्पशन। तो एक कंज्यूमर यूटिलाइजेज और यूजेज अ प्रोडक्ट और सर्विस टू सेटिस्फाई अ नीड और डिजायर। तो जो भी प्रोडक्ट उसने नीड को रिकॉग्नाइज करने के बाद, इंफॉर्मेशन सर्च करने के बाद, इवोल्यूशन करने के बाद परचेज किया था, उस प्रोडक्ट को, उस गुड्स को, उस सर्विस को जो है क्या करता है? वो कंज्यूम करता है, यूज करता है। क्लियर? यानी कि अब कस्टमर ने क्या किया, कंज्यूमर ने क्या किया? उस प्रोडक्ट को यूज कर लिया। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट यूज करते हो तो उसके बाद आपका कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है ना, या तो उस प्रोडक्ट को यूज करके आप सेटिस्फाई होगे, या फिर उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद आप डिससेटिस्फाई हो गए। आपने जिस भी एक्सपेक्टेशन के साथ कोई प्रोडक्ट परचेज किया था, या तो वो उस एक्सपेक्टेशन में खरा उतरेगा या फिर उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो नहीं होगा। क्लियर? तो दैट इज पोस्ट कंजम्पशन इवैल्यूएशन। पोस्ट कंजम्पशन यानी कि कंज्यूम करने के बाद आप क्या इवैल्यूएट करते हो? तो द कस्टमर असेसमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस आफ्टर परचेज। तो परचेज करने के बाद जब कस्टमर प्रोडक्ट को यूज कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है, तो उसके बाद उसका क्या असेसमेंट था, यानी कि क्या वो प्रोडक्ट अप टू द मार्क था या फिर नहीं था। तो कंपेयरिंग देयर एक्सपेक्टेशंस विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस टू डिटरमाइन सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन। क्लियर? तो कस्टमर सेटिस्फाइड है या डिससेटिस्फाइड है, इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए कस्टमर क्या करता है? कंपेयर करता है कि उसने क्या एक्सपेक्ट करके प्रोडक्ट को परचेज किया था और एक्चुअल में उसकी क्या परफॉर्मेंस है। क्लियर? तो जो एक्सपेक्ट किया था उसी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो है वो परफॉर्मेंस है प्रोडक्ट की, तो कस्टमर क्या होगा? सेटिस्फाई होगा। लेकिन जो एक्सपेक्ट किया था उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो कस्टमर क्या होगा? डिससेटिस्फाई होगा। दिस इवैल्यूएशन इन्फ्लुएंसेस फ्यूचर परचेजिंग, ब्रांड लॉयल्टी एंड वर्ड ऑफ माउथ। ये पोस्ट कंजम्पशन इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब यहाँ पर कंपेयर करता है एक्सपेक्टेशन को और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कस्टमर, तो उसके बेसिस पे तो वो सेटिस्फाई होगा, डिससेटिस्फाई होगा। अगर वो डिससेटिस्फाई हो गया तो आगे चल के दोबारा से वो प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा, ब्रांड के लिए लॉयल नहीं होगा और नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ करेगा, यानी कि अपने दोस्तों से उस प्रोडक्ट की बुराई करेगा। क्लियर? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन में जो है, पोस्ट कंजम्पशन इवैल्यूएशन में कस्टमर का सेटिस्फैक्शन जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो जो कंपनी है वो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी, क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो फिर वो क्या करेगा? कस्टमर बार बार उसी कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करेगा और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ करेगा, यानी कि दूसरों को भी बोलेगा कि आप इसी कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करिए। तो कंपनी का सेल्स ऑटोमेटिकली क्या होगा? ग्रो करेगा, अप जाएगा। क्लियर? तो पोस्ट कंजम्पशन इवैल्यूएशन यहाँ पे क्या होता है कि कंज्यूम करने के बाद कस्टमर जो है वो इवैल्यूएट करता है कि जो उसने सोचा था क्या उसके अकॉर्डिंग उसको परफॉर्मेंस मिली है कि नहीं मिली है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ने जो है सही से परफॉर्म किया है कि नहीं किया है। क्लियर? अगर नहीं किया होगा, अगर कस्टमर डिससेटिस्फाई है, तो उस प्रोडक्ट को डाइवेस्ट कर देता है। क्या करता है? डाइवेस्ट कर देता है, नष्ट कर देता है, यानी कि फिजिकली और मेंटली उस प्रोडक्ट से सेपरेट हो जाता है आफ्टर यूज। फिजिकली एंड मेंटली सेपरेटिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट आफ्टर यूज। तो यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो डिस्पोज कर देगा या तो डिटैच हो जाएगा। डिस्पोज करने का मतलब क्या हो गया कि दिस इज द फिजिकल एक्ट ऑफ गेटिंग रिड ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट जो लिया है वो अप टू द मार्क नहीं है तो उसको बेच देगा। जैसे OLX पे होता है तो सेकेंड हैंड प्रोडक्ट बेच देते हैं, तो सेल कर देगा, किसी को डोनेट कर देगा या फिर डिस्कार्ड करेगा, नष्ट कर देगा। क्लियर? वहीं पर दूसरा क्या है? डिटैचमेंट। मेंटली और इमोशनली जब उस प्रोडक्ट से जो है आप दूर हो जाते हो कि अब तो दोबारा से प्रोडक्ट को परचेज ही नहीं करना है, इसके दोबारा से देखना ही नहीं है, तो दैट इज डिटैचमेंट। आप उससे मेंटली और इमोशनली डिटैच हो जाते हो। तो दो तरीके से डाइवेस्ट किया जा सकता है, या तो आप उसको डिस्पोज कर दोगे या फिर डिटैच हो जाओगे। क्लियर? या फिर दोनों ही करोगे कि डिस्पोज भी कर दिया और उससे डिटैच भी हो गया। क्लियर? तो दैट इज डाइवेस्टमेंट। तो ये जो है पूरा स्टेजेस होता है जो कि एक कंज्यूमर पास ऑन होता है डिफरेंट स्टेजेस से ड्यूरिंग द प्रोडक्ट परचेज एंड कंजम्पशन। क्लियर? तो पहले अपनी नीड को रिकॉग्नाइज करता है कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उस नीड को फुलफिल करने के लिए इंफॉर्मेशन सर्च करता है डिफरेंट सोर्सेज से, पर्सनल हो, कॉमर्शियल हो या फिर एक्सपीरियंस के बेसिस पे हो। फिर उसके बाद वो इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव, उस नीड को फुलफिल करने के लिए जो भी डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको इवैल्यूएट करता है, जो है प्राइस के बेसिस पे, क्वालिटी के बेसिस पे, फीचर्स के बेसिस पे, ब्रांड के बेसिस पे। उसके बाद फिर जो है उनमें से किसी एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेगा और उसको परचेज कर लेगा। परचेज करने के बाद फिर क्या करता है? उसको कंज्यूम करेगा, यूज़ करेगा, यूटिलाइज करेगा, और जब यूज़ कर लेता है तो
उसके बाद फिर वो पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन या फिर पोस्ट कंजम्पशन इवैल्यूएशन करता है, यानी कि वो कंपेयर करता है कि उसने जिस एक्सपेक्टेशन के साथ जो सोच के प्रोडक्ट को परचेज किया था, क्या अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग उसने परफॉर्म किया है कि नहीं किया है। अगर परफॉर्म किया है तो वो सेटिस्फाई होगा, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ करेगा, दोबारा से रीपरचेज करेगा। अगर वो डिससेटिस्फाई होगा तो दोबारा परचेज नहीं करेगा, निगेटिव वर्ड ऑफ माउथ करेगा, और साथ ही साथ जो है लोगों को रोकेगा कि वो जो है दोबारा उस प्रोडक्ट को परचेज ना करें, और वो उसको डाइवेस्ट करेगा। डाइवेस्ट करेगा यानी कि डिस्पोज कर देगा या फिर डिटैच हो जाएगा। क्लियर। तो ये स्टेज होते हैं कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के। इंटरप्शन इन बाइंग प्रोसेस एंड देयर इफेक्ट, यानी कि जब कोई कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट परचेज करने के प्रोसेस में होता है तो उस वक्त क्या इंटरप्शंस आ सकते हैं और उसका क्या इफेक्ट होगा। क्लियर। इंटरप्शन का मतलब होता है रुकावट, यानी कि कोई व्यवधान आ गया, कोई ब्रेकडाउन आ गया। क्लियर। तो इंटरप्शन इज अ ब्रेक दैट ऑकर्स व्हाइल परफॉर्मिंग अ टास्क। कोई भी टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो और जब उस टास्क को परफॉर्म करते हो बीच में कोई रुकावट आ जाती है, कोई ब्रेक आ जाता है, तो उसी को इंटरप्शन कहा जाता है। ठीक। जैसे कि अब सपोज करें कि आपने जो है पूरा प्लान कर लिया था कि आप जो है कोई सैमसंग का मोबाइल परचेज करने जा रहे हो। क्लियर। लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या होता है कि आपका फ्रेंड आता है और आपका फ्रेंड जो है आपको वहाँ पर सजेस्ट करता है कि नहीं भाई सैमसंग नहीं, अभी एआई का कोई एक नया फ़ोन आया है, वो सस्ता भी है और सभी अच्छी क्वालिटीज़ भी उसमें हैं। तो आपका वो क्या होता है, माइंड वहाँ पर चेंज हो जाता है। तो यानी कि आपका बाइंग प्रोसेस क्या हो गया, अब रुक गया। अब क्या करोगे आप कि आप सैमसंग का कल जो है परचेज करने वाले थे, लेकिन अब आप क्या करोगे, पहले एआई को जो है वहाँ पर एआई के मोबाइल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालोगे। क्लियर। उसका जो है पूरा वहाँ पर डिटेल निकालोगे, उसको समझोगे, उसके बाद कंपेयर करोगे और फिर उसके बाद फिर डिसाइड करोगे कि सैमसंग के लिए फिर या एआई के लिए। क्लियर। तो कहीं ना कहीं आपका जो बाइंग प्रोसेस था वो क्या हो गया, डिले हो गया। अब क्या हो गया, वो डिले हो गया। आप कल मोबाइल लेने वाले थे लेकिन अब कल ना लेके अब 2-3 दिन बाद हो सकता है आप लोगे। कौन सा लोगे वो बात की बात है कि सैमसंग लोगे एआई लोगे, वो डिपेंड करेगा कि आपने कंपैरिजन किया और क्या रिजल्ट आया। लेकिन कहीं ना कहीं आपका बाइंग प्रोसेस क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। तो ये इंटरप्शन कहलाता है। तो इंटरप्शन की वजह से आपका जो बाइंग प्रोसेस वो डिले हो सकता है, डिसीजन मेकिंग डिले हो सकता है कि आप कल परचेज करने वाले थे लेकिन आप जो है 2-3 दिन बाद परचेज करोगे, या फिर ये हो सकता है कि आप परचेज ही नहीं करोगे। क्लियर। तो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो इंटरप्शन इन द बाइंग प्रोसेस कैन शिफ्ट अ कंज्यूमर्स माइंडसेट। तो कोई भी अगर इंटरप्शन होता है बाइंग प्रोसेस में तो उसकी वजह से जो कंज्यूमर का माइंडसेट है वो शिफ्ट हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। क्लियर। तो दोस्त ने आया बताया कि एआई का नया मोबाइल आया है, सस्ते में अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं, तो उसका माइंडसेट क्या हो गया, वो चेंज हो गया। अब वो फिर से जो है कंपेरिजन करेगा, फिर से चीज़ों को देखेगा, उसके बाद फिर डिसाइड करेगा कि कौन सा ले कौन सा नहीं ले। क्लियर। तो इंटरप्शन कैन लीड्स टू डिले इन बाइंग प्रोसेस। इंटरप्शन की वजह से क्या हो गया, बाइंग प्रोसेस डिले हो गया। कल ही जो है प्रोडक्ट को परचेज किया जाना था लेकिन अब जो है कल ना होकर वो 2-3 दिन बाद होगा। क्लियर। तो बाइंग प्रोसेस में डिले हो गया। शिफ्ट और चेंज इन बाइंग प्रोसेस, बाइंग प्रोसेस में शिफ्ट या चेंज हो सकता है, यानी कि सैमसंग का प्रोडक्ट लेने वाले थे, अब कोई दूसरा प्रोडक्ट परचेज करेंगे। किसी एक वेबसाइट से प्रोडक्ट परचेज करने वाले थे, फ्लिपकार्ट से सपोज करें कि परचेज करने वाले थे, अब जो है अमेजोन से परचेज करने लगेंगे। तो कोई ना कोई शिफ्ट या फिर कोई ना कोई चेंज हो जाएगा इंटरप्शन की वजह से। और वहीं पर तीसरा क्या है, दैट इज स्टॉप द बाइंग प्रोसेस। बाइंग प्रोसेस ही रुक जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट ही आप परचेज नहीं करोगे। क्लियर। जैसे कि फाइनेंशियल इंटरप्शन की बात कर लें तो फाइनेंशियल इंटरप्शन में क्या होता है कि बजट, वहाँ पर बजट की प्रॉब्लम आ गई तो अब जो है खरीदना ही बंद कर दोगे। कार खरीदने की सोच रहे थे लेकिन अब पैसा कहीं और जो है कम पड़ गया या फिर कहीं और जो है पैसे को लगाने की जरूरत पड़ गई, तो अब कार को आप नहीं परचेज करोगे, कार को फिर फ्यूचर में कभी देखा जाएगा। तो स्टॉप द बाइंग प्रोसेस। तो ये 3 इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं जो कि इंटरप्शन की वजह से हो सकते हैं बाइंग प्रोसेस में। या तो डिले हो जाएगा, कुछ दिन बाद आप परचेज करोगे, या तो शिफ्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट ही चेंज कर दोगे जो प्रोडक्ट परचेज करने वाले थे, या फिर बाइंग प्रोसेस को रोक दोगे, खरीदोगे ही नहीं। क्लियर। तो एन इंटरप्शन इंक्रीज द टाइम एंड द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड टू मेक अ डिसीजन। तो इंटरप्शन की वजह से जो टाइम की रिक्वायरमेंट थी, जो एक हफ्ते में परचेजिंग करने वाले थे, अब जो है वो एक हफ्ते में ना होके 2-3 हफ्ते में या फिर महीने में जो है महीने भी वहाँ पर समय लग सकता है। क्लियर। तो अब हम बात कर लें कि कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरप्शन है बाइंग प्रोसेस में जो हो सकते हैं और उनका क्या इफेक्ट होगा। तो सबसे पहला जो इंटरप्शन है दैट इज इन्फॉर्मेशन इंटरप्शन। इसको हम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी कह सकते हैं। क्लियर। क्योंकि इन्फॉर्मेशन कहाँ आ रही है, एक्सटर्नल सोर्सेज से जो है आपके पास आती है ना। हो सकता है आपके फ्रेंड्स ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी, फैमिली ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी, आपने ऑनलाइन रिव्यूज़ पढ़े, एड्स देखे, तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस या फिर इन्फॉर्मेशन इंटरप्शन। क्लियर। तो टू मच कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन कैन कन्फ्यूज दी बायर। जब आपके पास बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन होता है, किसी ने कहा कि वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, किसी ने कहा नहीं वो प्रोडक्ट खराब है। क्लियर। दोस्त ने कहा अच्छा है, फैमिली करिए नहीं खराब है। तो कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन जब आपके पास होता है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वहां पर आपका जो बाइंग प्रोसेस है वो डिले होगा।
क्लियर, क्योंकि आप कंफ्यूज हो, आपको पता ही नहीं कि कौन सा लें कौन सा ना लें। तो इफेक्ट क्या होगा इसका कि लीड्स टू डिले इन परचेज डिसीजन और नॉट टू परचेज, यानी कि या तो अब डिले हो जाएगा कि हो सकता है कि कल लेने वाले थे लेकिन अब जो है एक दो हफ्ते बाद रुक कर फिर से डिसाइड करोगे, फिर से परचेज करोगे, या फिर आप खरीदोगे ही नहीं। तो ये इफेक्ट हो सकता है इन्फॉर्मेशन इंटरप्शन का। क्लियर, तो इन्फॉर्मेशन इंटरप्शन का मतलब समझ में आया कि सपोज कि आप जो है प्लान कर लिए थे, आप सैमसंग का मोबाइल लेने वाले थे लेकिन अचानक से आपके दोस्त ने कहा कि भाई एआई का मोबाइल आया है, यानी कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, यानी कि इन्फॉर्मेशन, आपको नई इन्फॉर्मेशन मिल गई कि एआई का नया मोबाइल आया है। तो अब वहाँ पर जो है वो क्या हो गया, आपका बाइंग प्रोसेस रुक गया, अब जो है वो डिले हो जाएगा या फिर आप जो है हो सकता है कि वो परचेज ना करो। क्लियर। नेक्स्ट जो इंटरप्शन है दैट इज फाइनेंशियल इंटरप्शन, जो कि आमतौर पर सभी के साथ वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो सडन चेंजेस इन बजट और फाइनेंशियल कंडीशन कैन डिले और स्टॉप दी परचेजिंग, यानी कि आपने 5 लाख रुपए का जो है वहाँ पर बजट जो है फंड्स जो है सबमिट कर लिया था, इकट्ठा कर लिया था, लेकिन अचानक से कहीं और खर्चा करना पड़ गया और उसी 5 लाख में से आपने कहीं और खर्चा कर दिया। तो 5 लाख का इस्तेमाल करके आप जो है कोई कार परचेज करने वाले थे, लेकिन अब क्या हो गया, उस अमाउंट से कहीं और खर्चा कर दिया आपने, तो अब आपके पास सपोज कि 3 ही लाख बचे। तो अब क्या हो गया, फाइनेंशियल इंटरप्शन हो गया ना, कि अब जो है आप वो कार परचेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि मिनिमम डाउन पेमेंट 5 लाख करना था लेकिन अब आपके पास 3 ही लाख बचा है। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि फाइनेंशियल इंटरप्शन की वजह से आपका बाइंग प्रोसेस रुक गया। क्लियर। तो इफेक्ट क्या होगा, कंज्यूमर विल प्रेफर चीप आइटम और डिसाइड नॉट टू परचेज, या तो वो खरीदेगा ही नहीं या फिर कोई दूसरा आइटम या फिर कोई जो है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर लेगा। क्लियर। अल्टरनेटिव प्रोडक्ट, जैसे कि बाइक लेने वाले जो है कार लेने वाले थे लेकिन अब जो है बाइक से ही काम चला लेंगे। क्लियर। कोई अच्छी सी जो है एचडी या फिर बुलेट ले ली उन्होंने। तो इस तरीके से जो है वहाँ पर फाइनेंशियली इंटरप्ट भी हो सकता है आपका बाइंग प्रोसेस। क्लियर, कि वहाँ पर अचानक से सडन जो है जो आपने बजट या फिर फाइनेंशियल कंडीशन थी वो उसमें डिक्रीज हो जाता है, तो इसकी वजह से जो है फाइनेंशियल इंटरप्शन। या फिर इसको पॉजिटिव सेंस में लिया जा सकता है कि अचानक से आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, आपने प्लान किया था कि आप जो है एक मिड सेगमेंट की जो है कार आप परचेज करोगे। क्लियर, जो कि नियरली 7-8 लाख की थी, 5 लाख आप डाउन पेमेंट करते, 3 लाख आप लोन लेते, लेकिन अचानक से आपके पास और ज़्यादा इनकम आ गई, अचानक से कहीं से बोनस मिल गया तो आपके पास इनकम ज़्यादा हो गई। तो अब आप क्या करोगे, अब आप सोचोगे कि यार पैसा आ गया है, लाओ कोई और महंगी कार, अच्छी कार ले लेते हैं। क्लियर, अच्छी कार ले लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका फिर से बाइंग प्रोसेस रुक गया, यानी कि डिले हो गया। अभी तक क्या था कि अभी तक आप जो है 8 लाख वाली कार खरीदने वाले थे, अब जो है आप 10 लाख वाली कार खरीदने लगोगे। तो उसके लिए फिर से आप जो है एनालाइज करोगे, फिर से जो है चीज़ें कंपेयर करोगे, फिर डिसाइड करोगे कि कौन सी कार परचेज की जाए। क्लियर। तो फाइनेंशियल इंटरप्शन, बजट लो की वजह से भी डिले हो सकता है, और या फिर आपके पास इनकम और ज़्यादा आ गई तो उसकी वजह से भी जो है वहाँ पर बाइंग प्रोसेस आपका इंटरप्ट हो सकता है। तो कंज्यूमर विल प्रीफर चीप आइटम और डिसाइड नॉट टू परचेज। क्लियर, भाई 7 लाख वाली गाड़ी लेने वाले थे लेकिन पैसा और ज़्यादा आ गया तो अब वो वाली नहीं लेंगे, कोई दूसरी लेंगे। क्लियर, या फिर दूसरे सेंस में बात करें, 7 लाख वाली गाड़ी लेने वाले थे, अचानक से पैसा कम हो गया, खर्च हो गया कहीं और, तो हम वो गाड़ी परचेज ही नहीं करेंगे। क्लियर, तो इस तरीके से इंटरप्शन हो सकते हैं और उसका इफेक्ट जो है बाइंग प्रोसेस में ये हो सकता है। नेक्स्ट जो है दैट इज कॉम्पिटिटर इंटरप्शन। कॉम्पिटिटर इंटरप्शन का मतलब क्या हो गया कि आपने डिसाइड किया था कि सैमसंग का फोन परचेज करेंगे, लेकिन अचानक से जो कॉम्पिटिटर है, सैमसंग का जो भी कोई कॉम्पिटिटर है, उसने कोई डिस्काउंट दे दिया, उसने कोई ऑफर निकाल दिया, उसने कोई डिस्काउंट दे दिया, ऑफर निकाल दिया, और आपको ये चीज़ पता चल जाती है, तो क्या होगा, आपका बाइंग प्रोसेस फिर से वहाँ पर डिले हो जाएगा या फिर शिफ्ट हो सकता है आपका डिसीजन। क्लियर, क्यों, क्योंकि अब जो है आपको वहाँ पर जो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट है उसमें जो है आपको ऑफर मिल रहा है, सस्ते में अच्छा क्वालिटी अच्छा फीचर मिल जा रहा है, तो ऐसे में आप क्या करोगे कि आप उसको परचेज नहीं करोगे, कोई दूसरा जो है कॉम्पिटिटर वाला प्रोडक्ट जाके परचेज करोगे। तो बाइंग प्रोसेस क्या हो गया, या तो डिले हो जाएगा या फिर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर, तो एक कॉम्पिटिटर डिस्काउंट और ऑफर में इंटरप्ट द बाइंग प्रोसेस, और इसका इफेक्ट क्या होगा, शिफ्ट इन कंज्यूमर डिसीजन और डिले इन बाइंग प्रोसेस। या तो बाइंग प्रोसेस में डिले हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉम्पिटिटर का ऑफर आया ना, तो पहले आप उसको एनालाइज करोगे, कॉम्पिटिटर का ऑफर पसंद आया तब तो आप उस पर शिफ्ट कर जाओगे, और नहीं पसंद आया तो आप जो पहले खरीदने वाले थे वही खरीदोगे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोसेस में डिले हो जाएगा, कल ही खरीदने वाले थे लेकिन अब जो है कुछ दिन बाद खरीदोगे। क्लियर, तो कॉम्पिटिटर इंटरप्शन। इसी तरीके से प्रोडक्ट अनअवेलेबिलिटी, ये भी क्या है, एक तरीके का इंटरप्शन है। आपने डिसाइड कर लिया था कि ये वाला प्रोडक्ट परचेज करने वाले हो, लेकिन अचानक से मार्केट में जब आप जाते हो तो वो प्रोडक्ट अनअवेलेबल है। कई बार आपने देखा होगा जब ऑनलाइन परचेज करने आप जाते हो कोई सामान, तो फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे जाते हो तो वहाँ पर देखते हो कि वो प्रोडक्ट अनअवेलेबल लिखा हुआ आता है, आउट ऑफ स्टॉक आता है। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में फिर से क्या हो गया कि जो है आप अपना मन चेंज कर लोगे, या फिर जो है बाइंग प्रोसेस डिले हो जाएगा कि जब आएगा स्टॉक में तब परचेज करोगे, या फिर कोई दूसरा प्रोडक्ट परचेज कर लोगे। क्लियर, तो प्रोडक्ट अनअवेलेबिलिटी की वजह से भी बाइंग प्रोसेस इंटरप्ट होता है।
क्लियर? या तो वो प्रोडक्ट या अब प्रोडक्ट अनअवेलेबल है तो उसकी वजह से कोई दूसरा प्रोडक्ट परचेज कर लिया जाएगा, या फिर बाइंग प्रोसेस डिले हो जाएगा, यानी कि कल ही परचेज करने वाले थे या फिर आज ही परचेज करने वाले थे, लेकिन अब जब है एक हफ्ते बाद जो है प्रोडक्ट आएगा तब आप परचेज करोगे, तो डिले हो गया। क्लियर? तो प्रोडक्ट अनअवेलेबिलिटी की वजह से भी जो बाइंग प्रोसेस वो इंटरप्ट होता है और उसका इफेक्ट पड़ता है बाइंग प्रोसेस पे। क्लियर? वहीं पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आज के टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो टेक्नोलॉजिकल इंटरप्शन, जिसको हम ट्रांजेक्शनल इंटरप्शन भी कहते हैं। क्लियर? तो टेक्नोलॉजिकल इंटरप्शन यानी ट्रांजेक्शनल इंटरप्शन भी हो सकता है बाइंग प्रोसेस में। कैसे? जैसे कि आप ऑनलाइन परचेज करने गए तो वहां पर वेबसाइट ही काम नहीं कर रहा है, वेबसाइट क्रैश कर गई, या फिर पेमेंट फेलियर हो गया, आप पेमेंट कर रहे हो पेमेंट हो ही नहीं पा रहा है, या फिर हो सकता है कि पेमेंट कर दिया लेकिन वहां पर जो है सेलर के पास तक वो पेमेंट पहुंचा ही नहीं। क्लियर? तो ये कोई प्रॉब्लम आ सकती है ट्रांजेक्शन करते वक्त, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते वक्त ये सारी टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वहां पर आ सकती हैं। तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि बाइंग प्रोसेस इंटरप्ट होता है, और ऐसे में क्या होता है, या तो आप खरीदना रोक दोगे, भैया नहीं खरीदेंगे अभी, साइट काम नहीं कर रहा है, पेमेंट नहीं हो रहा है, हम खरीदेंगे नहीं अभी, ठीक है, या फिर बाइंग प्रोसेस डिले हो जाएगा, चलो आज साइट जो है काम नहीं कर रहा, कल जो है हम दोबारा से ट्राई करेंगे, या फिर नेगेटिव ब्रांड परसेप्शन भी आएगा कि नहीं यार ये वेबसाइट खराब है, इस कंपनी का जो है वेबसाइट अच्छा नहीं है, किसी दूसरे वेबसाइट से जो हम परचेज करते हैं, तो उसके लिए नेगेटिव इंप्रेशन भी बन जाता है। तो अगर टेक्नोलॉजिकल इंटरप्शन है या फिर ट्रांजेक्शनल इंटरप्शन है तो इसकी वजह से ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं, बाइंग प्रोसेस रुक जाएगा, प्रोडक्ट नहीं परचेज किया जाएगा उस वेबसाइट से, या फिर बाइंग प्रोसेस डिले हो जाएगा, और या फिर उसके लिए प्रोडक्ट तो परचेज करोगे नहीं, साथ ही साथ उसके ब्रांड के लिए जो है नेगेटिव परसेप्शन भी, नेगेटिव इमेज भी वो क्रिएट होगा कस्टमर के माइंड में। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटरप्शंस थे जो कि बाइंग प्रोसेस में होते हैं और उसके इफेक्ट थे। इसके अलावा न्यू ट्रेंड, चेंज इन नीड, मेडिकल इंटरप्शन, ये भी आप जो है लिख सकते हो। न्यू ट्रेंड यानी कि मार्केट में कोई नया ट्रेंड आया है, नया प्रोडक्ट आया है, क्लियर, तो आप उसको जो है परचेज करने चले जाते हो। पहले कुछ और सोचा था लेकिन अब जो है आप जैसे मान लो कि आप पेट्रोल की कार परचेज करने वाले थे, क्लियर, या फिर आप सीएनजी की कार परचेज करने वाले थे, लेकिन आपने देखा मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ गए, ईवी आ गए, तो अब आप कहते हो आप ईवी कार परचेज करने चले जाते हो। तो यानी कि बाइंग प्रोसेस क्या होगा, या तो डिले हुआ या तो शिफ्ट हो गया। क्लियर? चेंज इन नीड, आपकी ज़रूरतें चेंज हो गई, पहले आपकी कुछ और ज़रूरतें थी लेकिन अब जो है ज़रूरतें चेंज हो गई, तो इसकी वजह से भी बाइंग प्रोसेस क्या होता है, डिले होता है। मेडिकल इंटरप्शन, सपोज करें कि कोई पर्सन था, उसको जो है कल प्रोडक्ट परचेज करना था लेकिन अचानक वो बीमार पड़ गया, क्लियर, तो कल नहीं किसी और दिन परचेज करेगा, तो इसकी वजह से भी डिलेज हो सकते हैं। तो ये कुछ इंटरप्शंस थे और उनके इफेक्ट थे जो कि बाइंग प्रोसेस में होते हैं, जिसकी वजह से बाइंग प्रोसेस जो है वो डिले हो जाता है, या फिर बाइंग प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, या फिर जो है कहीं ना कहीं कस्टमर का माइंड जो है वो शिफ्ट हो जाता है किसी दूसरे प्रोडक्ट या फिर किसी दूसरे वेबसाइट पे। नेक्स्ट टॉपिक है कस्टमर इन्वॉल्वमेंट। तो देखिए होता क्या है कि बहुत सारे प्रोडक्ट हम जो है अपनी लाइफ में परचेज करते रहते हैं, तो कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको परचेज करने से पहले हम प्रॉपर रिसर्च करते हैं, यानी कि डिफरेंट ऑप्शंस को जो है फाइंड आउट करेंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, रिव्यूज़ को पढ़ेंगे, कंपेयर करेंगे डिफरेंट ब्रांड्स को, और उसके बाद फिर जो है हम उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। और वहीं पर कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जहाँ पर हम कोई भी रिसर्च नहीं करते हैं, चुपचाप शॉप पे जाते हैं, जो भी सामने देखा उसको हमने उठा लिया और लेके घर पे चले आते हैं, या फिर जो भी शॉपकीपर ने दे दिया उसी को हम घर पे लेकर चले आते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं। क्लियर? यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले हम प्रॉपर रिसर्च करते हैं, रिव्यूज़ देखते हैं, कंपेयर करते हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट को हम जो है परचेज करने से पहले ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं, कन्वीनियंस के बेसिस पे उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। क्लियर? तो कुछ प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और कुछ प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए कम इन्वॉल्व होते हैं। तो कस्टमर इन्वॉल्वमेंट कहने का मतलब है कि आप कितना जो है किसी प्रोडक्ट को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आप कितना उस प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले उसमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हो। जो कस्टमर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होगा, कीमती होगा, ठीक है, उसके लिए जो है कस्टमर ज़्यादा समय देगा, उस पे ज़्यादा इंफॉर्मेशन सर्च करेगा, रिव्यूज़ देख पढ़ेगा और कंपैरिजन करेगा। वहीं पर कस्टमर के लिए जो सामान या फिर जो प्रोडक्ट कम इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए जो ज़्यादा वो मेहनत नहीं करता है, शॉप पे जाता है, शॉपकीपर से मांगता है, शॉपकीपर ने जो भी प्रोडक्ट दे दिया वो लेकर चला आता है। क्लियर? तो कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट इन कंज्यूमर behavior refers to the degree of personal relevance or importance a consumer attaches to a product, brand or purchase decision. Clear? तो कस्टमर इन्वॉल्वमेंट या फिर कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या हो गया कि कितना जो है इंपॉर्टेंस किसी प्रोडक्ट को, किसी ब्रांड को, किसी परचेज डिसीजन को कस्टमर देता है। जिस भी ब्रांड को, जिस भी प्रोडक्ट को, जिस भी परचेज डिसीजन को जो है इंपॉर्टेंस देगा उसमें कस्टमर ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, उस वक्त जो है ज़्यादा इंफॉर्मेशन सर्च करेगा, रिव्यूज़ को देखेगा, कंपेयर करेगा, और जिसको कम इंपॉर्टेंस देगा उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे कि दूध का पैकेट परचेज करना है या फिर ब्रेड परचेज करना है, तो फिर इसमें जो है ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता कोई भी, बच्चे को भेज दिया गया या फिर पेरेंट्स खुद चले गए और जो है शॉप पे जाते हैं, जो भी सामने
ब्रेड का पैकेट दिखता है जो कि एक्सपायर ना हुआ हो, उसको लेकर वो चले जाते हैं। तो वहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं करते हैं कि ये जो है कौन से ब्रांड का है, क्लियर, इसकी क्या क्वालिटी है, क्या फीचर्स हैं, यानी कि उसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगाते हैं। उसको चुपचाप गए, तुरंत लिया, तुरंत परचेज करके आए, वो कंज्यूम कर लेते हैं। वहीं पर घर खरीदना है, कार खरीदना है, तो इन सब केसेस में जो है प्रॉपर वहाँ पर बहुत दिनों तक जो है प्लानिंग चलती है, बहुत दिनों तक उसमें रिव्यूज़ देखे जाते हैं, एरिया के बारे में देखा जाता है, डेवलपमेंट को देखा जाता है, अप्रूवल है कि नहीं है, सारी चीज़ें देखें, रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं, क्लियर, बजट को देखा जाता है, उसके बाद फिर जो है कहीं जाकर वो प्लान परचेज किया जाता है। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है। यानी कि कहने का मतलब आप ये समझ लीजिए कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी महंगे होते हैं और कुछ प्रोडक्ट सस्ते होते हैं। तो जो महंगे होते हैं उसमें जो है इंसान ज़्यादा टाइम देगा और जो सस्ते होते हैं उसमें इंसान ज़्यादा समय नहीं देता है, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है। तो कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट कैन रेंज फ्रॉम लो टू हाई, यानी कि कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट को परचेज करते वक्त किसी प्रोडक्ट के लिए लो हो सकता है या फिर हाई हो सकता है। लो इन्वॉल्वमेंट पहले हम डिस्कस करें तो लो इन्वॉल्वमेंट कहने का मतलब है कि कम इन्वॉल्व होता है, ज़्यादा प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च नहीं करता, रिव्यूज़ नहीं देखता है, ज़्यादा उसको कंपेयर नहीं करता है, मार्केट में गया, प्रोडक्ट को परचेज किया, लेके आके कंज्यूम करने लगा। तो व्हेन अ कंज्यूमर डज नॉट स्पेंड मच टाइम इन रिसर्चिंग और कंपेयरिंग डिफरेंट ब्रांड्स एंड देयर डिसीजन इज बेस्ड ऑन हैबिट और कन्वीनियंस, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है वो अपने हैबिट या फिर कन्वीनियंस पे जो है डिपेंड करता है, और ज़्यादा समय जो है रिसर्च करने में और फिर प्रोडक्ट को डिफरेंट ब्रांड को कंपेयर करने में समय नहीं लगाता है, तो इस टाइप की सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, लो इन्वॉल्वमेंट। क्लियर, जैसा कि हमने बताया कि एक कंज्यूमर बाइंग मिल्क और ब्रेड इज लाइकली टू हैव लो इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पर ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है कस्टमर, शॉप पे गया, जो भी सामने मदर डेयरी का या फिर अमूल का जो है मिल्क का पैकेट पड़ा हुआ है उसमें से कोई भी उठा लेता है और लेकर घर पे चला आता है। क्लियर, तो वहाँ पर ज़्यादा वो कंपैरिजन नहीं करता कि मदर डेयरी का लें या फिर अमूल का लें या फिर उस पर जो है रिव्यूज़ देखता, ऐसा कुछ नहीं है, वो हैबिट पे होता है। सपोज करिए कि वो जो है पिछले कई महीनों से जो है अमूल का ही दूध ले रहा है, तो अमूल का दूध उठाया, लेके चला आया। क्लियर, कन्वीनियंस, अब जैसे जो है नज़दीक के शॉप पे गए, वहाँ पर अमूल, पहले अमूल का लेते आया है लेकिन अमूल का नहीं है, मदर डेयरी का है, तो मदर डेयरी का ही लेके चले आए, भाई दूध से मतलब है। क्लियर, तो लो इन्वॉल्वमेंट, जहाँ पर ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है कस्टमर, ज़्यादा रिसर्च नहीं करता, ज़्यादा कंपैरिजन नहीं करता, तो उसको हम कहते हैं लो इन्वॉल्वमेंट। तो लो इन्वॉल्वमेंट में रिजल्ट इन सिंपलर डिसीजन मेकिंग, यानी कि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग आसान होता है। सो सामने जो भी प्रोडक्ट मिला, हैबिट के बेसिस पे, कन्वीनियंस के बेसिस पे आपने उस प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, पोटेंशियली रिलाइंग ऑन हैबिट, ह्यूरिस्टिक और ब्रांड लॉयल्टी। तो ये जो लो इन्वॉल्वमेंट होता है ये किस किस केस में होता है, या तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्रोडक्ट, क्लियर, जो डेली यूज़ के लिए प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो वही वाला प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हो, या तो आपकी हैबिट बनी हुई है कि आप मदर डेयरी का या फिर जो है अमूल का या पर्टिकुलर ब्रांड का जो है आप प्रोडक्ट परचेज करते हो, तो ब्रांड लॉयल हो, आपको इसी ब्रांड का प्रोडक्ट परचेज करना है, किसी दूसरे ब्रांड पे जाना ही नहीं है, तो चुपचाप उसी ब्रांड का प्रोडक्ट उठाते हो और लेके चले जाते हो। क्लियर, तो वहाँ पर भी ज़्यादा आपको समय नहीं देना होता है। ह्यूरिस्टिक, यानी कि पास्ट एक्सपीरियंस, आपका पास्ट एक्सपीरियंस किसी प्रोडक्ट को लेकर अच्छा है, आप जाओगे उसी प्रोडक्ट को लेकर चले आओगे, खराब है, जिस भी प्रोडक्ट के लिए खराब होगा आपका एक्सपीरियंस, उस प्रोडक्ट को आप हाथ ही नहीं लगाओगे। क्लियर, तो लो इन्वॉल्वमेंट, वहाँ पर ज़्यादा आपको सोचना ही नहीं पड़ता है, भैया मैं इसी ब्रांड का प्रोडक्ट परचेज करता हूँ, इसी ब्रांड को परचेज करूँगा, तो इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ज़्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर, पास्ट एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट को लेकर अच्छा था, भैया ये मैंने यूज़ किया है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैं उसी को लेके परचेज करके चलाता हूँ। क्लियर, तो ये लो इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन वहीं पर दूसरा आता है हाई इन्वॉल्वमेंट। हाई इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या हो गया कि जहां पर कस्टमर प्रॉपर टाइम देता है प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले, उसके रिव्यूज़ को देखेगा, उसके इन्फॉर्मेशन सर्च करेगा, कंपेयर करेगा दूसरे ब्रांड से। क्लियर, तो इस टाइप के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट कहते हैं। तो व्हेन अ कंज्यूमर स्पेंड कंसिडरेबल टाइम इन रिसर्चिंग ऑप्शंस, कंपेयरिंग फीचर्स एंड सीकिंग एडवाइस फ्रॉम अदर्स बिफोर मेकिंग अ परचेज, तो जब आप किसी दूसरे से राय मशवरा लेते हो, रिव्यूज़ को पढ़ते हो, कंपेयर करते हो डिफरेंट ब्रांड्स को, डिफरेंट ऑप्शन को सर्च करते हो, तो इस टाइप के इन्वॉल्वमेंट को हम क्या कहते हैं, हाई इन्वॉल्वमेंट, यानी कि यहाँ पर आप प्रॉपर टाइम दे रहे हो प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले। तो जैसे कि कंज्यूमर परचेजिंग अ हाउस और ए कार इज लाइकली टू हैव हाई इन्वॉल्वमेंट, भाई कार परचेज करने जाते हो तो अब ये नहीं कि उठे और चले गए शॉप पे कार परचेज करके चले आए, नहीं, प्रॉपर आप जो है पहले ही एक आध महीना हो सकता है या फिर हो सकता है कई महीनों से जो है आप प्लानिंग कर रहे हो, सर्च कर रहे होते हो, आपका बजट कितना है, उस बजट के हिसाब से कौन सा ब्रांड के कार अवेलेबल हैं, एसयूवी लेना है कि जो है दूसरा मॉडल लेना है। क्लियर, और उसमें भी जो है कौन से फीचर्स होने चाहिए, ऑटोमेटिक विंडो है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है आप कंपेरिजन करते हो, अलग अलग ब्रांड के फीचर्स को कंपेयर करते हो, माइलेज कितना है उसको कंपेयर करते हो, फिर जाके कहीं परचेज डिसीजन का जो है फाइनल करते हो। उसके बाद भी लोन लेना है कि पूरा पेमेंट करना है, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर आप डिस्कस करते हो। तो हाई इन्वॉल्वमेंट, यानी कि यहाँ पर आप प्रॉपर टाइम दे रहे हो प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले। क्लियर, तो ऐसे परचेज डिसीजन, ऐसे प्रोडक्ट जहाँ पर कस्टमर प्रॉपर टाइम देता है, रिसर्च करता है, लोगों से कंसल्ट करता है, रिव्यूज़ को देखता है, कंपेयर करता है अलग अलग ब्रांड्स को, तो हाई इन्वॉल्वमेंट। और जब
प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले कोई भी कंपैरिजन नहीं है, कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्च नहीं है, मार्केट में जाता है अपने हैबिट अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस से प्रोडक्ट को परचेज करके चला आया, तो लो इन्वॉल्वमेंट। क्लियर। तो हाई इन्वॉल्वमेंट ऑफन लीड्स टू मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो लो इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सिंपल होता है, गए प्रोडक्ट परचेज करके चले आए। हाई इन्वॉल्वमेंट के केस में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको सोचना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया जाए, कौन सा ब्रांड का प्रोडक्ट लिया जाए, कौन सी कार ली जाए। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हाई इन्वॉल्वमेंट में आप जो है एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन सर्च, यानी कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन सर्च करते हो प्रोडक्ट के बारे में, ब्रांड्स के बारे में, मल्टीपल अल्टरनेटिव्स होते हैं आपके नीड को फुलफिल करने के लिए, उसको इवैल्यूएट करते हो अलग अलग क्राइटेरिया पे, चाहे वो प्राइस हो, चाहे फीचर्स हो, क्वालिटी हो। क्लियर। और वहीं पर उसके बाद पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन भी यहाँ पर होता है, कि खरीदने के बाद आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, उसका भी इवैल्यूएशन जो है आप यहाँ पर करते हो। तो हाई इन्वॉल्वमेंट। क्लियर। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि ये लो इन्वॉल्वमेंट और हाई इन्वॉल्वमेंट को अफेक्ट भी करते हैं। तो फैक्टर्स लाइक पर्सनल इंटरेस्ट, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि कोई भी जो भी प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हो उसमें रिस्क कम है कि ज़्यादा है, सोशल विजिबिलिटी कम है कि ज़्यादा है, सिचुएशनल फैक्टर जैसे कि टाइम प्रेशर। कभी कभी क्या होता है कि हाई इन्वॉल्वमेंट वाला प्रोडक्ट होता है लेकिन कम समय है आपके पास, तुरंत को जो है परचेज करना है, तो ऐसे केस में आप जो है वहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सर्च नहीं करते हो, जाते हो मार्केट से प्रोडक्ट लेकर चले आते हो। तो टाइम प्रेशर की वजह से भी क्या होता है कि जो हाई इन्वॉल्वमेंट वाला प्रोडक्ट है या फिर हाई इन्वॉल्वमेंट वाला परचेज डिसीजन है, वहाँ पर भी आप लो इन्वॉल्व होकर जो है परचेज करके चले आते हो। क्लियर। परचेज ओकेजन, किस ओकेजन पे जो है परचेज आप कर रहे हो, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि लो इन्वॉल्वमेंट या हाई इन्वॉल्वमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट कितना होगा, किस लेवल का होगा, लो इन्वॉल्वमेंट होगा या हाई इन्वॉल्वमेंट होगा, इन सब फैक्टर्स पे भी वो डिपेंड करता है। क्लियर। तो होप आपको समझ में आया हो गया कि कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट या फिर कस्टमर इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या हो गया, कि किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते वक्त कस्टमर कितना इन्वॉल्व हो रहा है, कस्टमर कितना उसके बारे में रिसर्च कर रहा है, कस्टमर कितने डिफरेंट मल्टीपल ब्रांड्स को कंपेयर कर रहा है, लोगों से कंसल्ट कर रहा है। तो जिस भी प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले वो ज़्यादा रिसर्च नहीं करता, लोगों से कंसल्ट नहीं करता है, अपने हैबिट के बेसिस पे, अपने कन्वीनियंस के बेसिस से प्रोडक्ट को परचेज कर ले आता है, तो उसको लो इन्वॉल्वमेंट कहते हैं। और जब कस्टमर जो है प्रॉपर रिसर्च करता है, इन्फॉर्मेशन सर्च करता है, लोगों से कंसल्ट करता है, रिव्यूज़ पढ़ता है, कंपेयर करता है डिफरेंट ब्रांड्स को, तो उसको हम हाई इन्वॉल्वमेंट कहते हैं। कंज्यूमर जर्नी थ्रू द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो देखिए कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस आपने पढ़ा, तो वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर पहले कंज्यूमर अपने नीड को रिकॉग्नाइज करता है, देन इन्फॉर्मेशन सर्च करता है, नीड को फुलफिल करने के लिए जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन सर्च करता है, फिर जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं यानी जो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं, ऑप्शन हैं, उनको इवेलुएट करता है, चाहे वो पैसे के बेसिस पे, चाहे उनकी फीचर्स, क्वालिटी, किसी न किसी बेसिस पे इवेलुएट करेगा, और फिर उसके बाद जो है किसी एक को परचेज कर लेता है, फिर उसको कंज्यूम करता है यानी यूज़ करता है, फिर उसके बाद उसका पोस्ट कंजम्पशन बिहेवियर होता है, यानी कि उस कंज्यूम करने के बाद उसको कैसा लगा, अच्छा लगा कि बेकार लगा, अच्छा लगा तो वो रीपरचेज करेगा, ठीक है, दूसरों को पॉजिटिव फीडबैक देगा, खराब लगा तो वो उसको जो है डाइवर्स्ट कर देगा, नष्ट कर देगा, क्लियर, डिस्पोज कर देगा। तो ये सारी चीज़ स्टेप्स जो है वो नॉर्मली कंज्यूमर जो है बाइंग प्रोसेस में परफॉर्म करता है। तो इसी तरीके से जब डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होता है, यानी कि वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी के जरिए जो है कंज्यूमर कौन कौन से स्टेजेस को परफॉर्म करता है एज अ कंज्यूमर, यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कस्टमर कैसे जो है प्रोडक्ट को परचेज करता है, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो द कंज्यूमर जर्नी थ्रू टेक्नोलॉजी इज मल्टी स्टेज प्रोसेस, यानी कि यहाँ पर भी जो है कंज्यूमर क्या है डिफरेंट स्टेजेस में जो है डिफरेंट स्टेजेस से पास होता है, तब जाके वो प्रोडक्ट को परचेज करता है। ए कस्टमर गोज थ्रू फ्रॉम इनिशियली बिकमिंग अवेयर ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस थ्रू टेक्नोलॉजी टू इवेंचुअली बिकमिंग अ लॉयल एडवोकेट। तो नॉर्मली होता क्या है कि टेक्नोलॉजी के जरिए पहले कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, प्रोडक्ट के बारे में या गुड्स या सर्विसेज के बारे में पहले टेक्नोलॉजी के जरिए ही उसको जो है पता चलता है, और फिर धीरे धीरे जो है उस प्रोडक्ट को इंफॉर्मेशन निकालता है, उसके रिव्यूज को चेक करता है, फिर उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा, फिर जो है अगर प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हुआ तो वो उस प्रोडक्ट को एडवोकेट करता है, यानी कि उसके लिए पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जो है वो जनरेट करता है, लोगों से उसके बारे में अच्छी बातें करेगा, लोगों को मोटिवेट करेगा कि वो प्रोडक्ट उसको परचेज कर लें। क्लियर। तो दिस जर्नी टिपिकली इंक्लूड्स 5 स्टेजेस, 5 स्टेजेस नॉर्मली होंगे जब टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंज्यूमर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो है 5 स्टेजेस में कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करता है। क्लियर। पहला अवेयरनेस, यानी कि पहले उसको प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा, तभी तो जो है उस प्रोडक्ट को कंसीडर करेगा, यानी कि उसको इवैल्यूएट करेगा, चेक करेगा, उसको जो डिफरेंट फीडबैक दिए गए होंगे, दूसरों द्वारा रिव्यूज दिए होंगे, उसको चेक करता है, देन वो डिसाइड करता है कि चलो अब इसको परचेज कर लेते हैं। फिर उसके बाद रिटेंशन, यानी कि
कस्टमर को अगर वो सेटिस्फाई हुआ कंज्यूमर, तो वो बार-बार जो है उस प्रोडक्ट को दोबारा से जाके परचेज़ करेगा, दोबारा से उसी वेबसाइट से जाके वो परचेज़ करता है। एंड देन एडवोकेसी आता है। एडवोकेसी कहने का मतलब क्या हो गया कि वो जो है लॉयल कस्टमर हो जाता है, अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को लोगों से शेयर करता है, दूसरे कस्टमर को भी जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। क्लियर? और ऑनलाइन रिव्यूज़ और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे उस प्रोडक्ट के बारे में, उस वेबसाइट के बारे में वो अच्छा फीडबैक देता है। तो पहला स्टेज क्या हो गया? अवेयरनेस थ्रू डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म। वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो यहाँ पर कस्टमर को अवेयरनेस कहाँ से होगी? डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से, जैसे सोशल मीडिया हो गया, वेबसाइट हो गया, सर्च इंजन जैसे गूगल पे आप कुछ सर्च करने गए तो वेबसाइट ओपन होती है, बहुत सारे गूगल के पहले पेज पे ऑप्शंस आ जाते हैं ना, लिंक्स आ जाते हैं, तो साइड में ही एड्स भी आते हैं, तो वहाँ से जो है कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस हो सकती है। अवेयरनेस यानी कि इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको प्रोडक्ट के बारे में। क्लियर? अब जो है अवेयरनेस तो हो गई कि हाँ भाई ये वाला प्रोडक्ट आया है मार्केट में। अब वो क्या करता है? अब वो जो है उस प्रोडक्ट को कंसीडर करेगा। कंसीडर करने का मतलब क्या है? कि वो रिसर्च करेगा डिफरेंट ऑप्शंस को, कंपेयर करेगा प्रोडक्ट्स को, इवैल्यूएट करेगा डिफरेंट ब्रांड्स को। क्लियर? बहुत सारे साइट्स होती है, वेबसाइट्स होती हैं जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट को कंपैरिजन करती है। जैसे मोबाइल परचेज करने जाइए तो मोबाइल के अलग-अलग वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप जाके कंपेयर कर सकते हो कि सैमसंग का मोबाइल, एआई का मोबाइल या फिर जो है एप्पल का मोबाइल है तो क्या फीचर्स हैं, क्या सेम है, क्या डिफरेंट है। क्लियर? ये सारी चीज़ें आप जो वहाँ पर जो है कंपेयर कर सकते हो। इसी तरीके से ऑनलाइन रिव्यूज़ और कंपनी की वेबसाइट्स भी होती है जहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ऑनलाइन रिव्यूज़ होते हैं, फ्लिपकार्ट पे आप परचेज करने जाइए तो वहाँ पे देखेंगे कि नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएँगे, जब भी कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तो नीचे जब स्क्रॉल डाउन करके आएँगे तो वहाँ पर लोगों ने अपना फीडबैक दिया होता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट मैंने परचेज किया था, बहुत अच्छा निकला, या फिर हाँ, ये प्रोडक्ट मैंने परचेज किया था, ये बहुत खराब है, इसको मत लीजिएगा, पैसा वेस्ट है। तो इस तरीके के रिव्यूज़ जो है वहाँ पर कस्टमर्स के होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को जो है कस्टमर क्या करता है? इकट्ठा करता है। सारी चीज़ों को वो रिसर्च करता है। क्लियर? कि ये जो प्रोडक्ट वो परचेज करने जा रहा है, जिसके बारे में उसको डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से पता चला, उस प्रोडक्ट को जो परचेज करने जा रहा है, क्या वो प्रोडक्ट सही है कि खराब है? अगर उसको लगता है कि हाँ, प्रोडक्ट सही है, ऑनलाइन रिव्यूज़ सही हैं, प्रोडक्ट के फीचर्स सही हैं, तो वो क्या करता है? वो जो है उसको ट्राई करता है। तो आज के टाइम पे फिलहाल वर्चुअल ट्राई जो है, ये सभी जगह एप्लीकेबल नहीं है, सारे प्रोडक्ट में एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको आप वर्चुअली ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि कोई डिजिटल ई-बुक आप परचेज़ कर रहे हो, क्लियर? डिजिटल बुक परचेज़ कर रहे हो, जो कि आपको पीडीएफ मिलेगा, तो उसके आप जो है देखेंगे कि जो कंपनीज़ होती हैं, वो फर्स्ट यूनिट जो है वो फ्री में दे देते हैं। तो आप पहला यूनिट डिजिटली आप पढ़ सकते हो। फिर पहला यूनिट जब आप पढ़ लोगे, आपको लगा कि हाँ, अच्छा कंटेंट है, तो फिर आप पूरी बुक जो है परचेज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ कॉल्ड वर्चुअल ट्राई ऑन्स, यानी कि आप जो है खरीदने से पहले जो है उसको ट्राई कर रहे हो। एआर यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजीज़ अलाउ कंज्यूमर टू विजुअलाइज़ प्रोडक्ट बिफोर बाइंग। तो खरीदने से पहले वो प्रोडक्ट कैसा लगेगा, जैसे कि आप देखते होंगे ना कि ऑगमेंटेड रियलिटी, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि घर में आपको जो है टेबल या चेयर खरीदना है, तो आप अपने घर का इमेज खींच के वहाँ पर जो है ऑगमेंटेड रियलिटी के ज़रिए ये चेक कर सकते हो, अगर ये सोफ़ा आपके घर में रखा गया, तो कैसा लगेगा आपका घर? तो दैट इज़ ऑगमेंटेड रियलिटी, क्लियर? तो वर्चुअल ट्राई ऑन यानी कि आप प्रोडक्ट को परचेज़ करने से पहले उसको ट्राई कर सकते हो, क्लियर? विजुअलाइज़ कर सकते हो कि ये कपड़ा या फिर ये फर्नीचर आपके घर में कैसा लगेगा? ये बुक है तो इस बुक में क्या कंटेंट है? ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। एंड देन जब आप ट्राई कर लेते हो, आपको लगता है कि आप सैटिस्फाई हो, याद रहे कि जो वर्चुअल ट्राई ऑन या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी सभी प्रोडक्ट के केस में अभी अवेलेबल नहीं है, क्लियर? लेकिन हो सकता है कि आगे चल के चीज़ें हो जाए। जैसे कि आप कोई शर्ट परचेज़ करने जा रहे हो, तो हो सकता है कि ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाए कि वो शर्ट आपके ऊपर कैसा लगेगा, आप अपनी फ़ोटो क्लिक करके इमेज जो है वहाँ पर पोस्ट करेंगे, तो वही शर्ट सेम कलर का, सेम पैटर्न का शर्ट आपके ऊपर वहाँ पर इमेज में डाल दिया जाएगा, तो आप कैसे लगोगे आप देख सकते हो। तो ये हो सकता है आगे चल के ये फीचर आ जाए। देन जब आप सैटिस्फाई हो जाते हो तो आप क्या करते हो? परचेज़ करते हो। तो कंज्यूमर जो है वो परचेज़ करता है ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे, तो फ्लिपकार्ट, अमेज़न या फिर जो कंपनी का खुद का ब्रांड का वेबसाइट है या फिर मोबाइल ऐप के ज़रिए जो है आप वहाँ पर प्रोडक्ट को क्या कर लेते हो? परचेज़ कर लेते हो, क्लियर? तो अवेयरनेस कहाँ से पता चली? डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से, सोशल मीडिया से, वेबसाइट से, यूट्यूब पे एड्स आते हैं, यहाँ सबसे आपको जो है ऐड के ज़रिए आपको अवेयरनेस हो गई। फिर उसके बाद जो है आपने डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे जो भी रिव्यूज़ होते हैं या फिर कंपनी की वेबसाइट है वहाँ से इन्फॉर्मेशन लिया, प्रोडक्ट को कंपेयर किया, उसके बाद फिर आपने वर्चुअली उसको ट्राई भी कर लिया अगर ऑप्शन अवेलेबल है और फिर आप उसको क्या करते हो? परचेज़ कर लेते हो, क्लियर? परचेज़ करने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट अच्छा था, तो आप क्या कहोगे? रिटेंशन यानी कि पर्सनलाइज़्ड रिकमेंडेशन यहाँ पर होता है। आपने देखा होगा कि रिटेंशन कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि कस्टमर जो है दोबारा से उन्हीं प्रोडक्ट को, उन्हीं वेबसाइट को यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। आपने फ्लिपकार्ट से कोई सामान मँगाया, बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा आ गया, तो आप दोबारा से फ्लिपकार्ट पे ही जाओगे, वहाँ पर जो
जो है दोबारा से वहां पर कपड़े मंगवाओगे। क्लियर? और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो वेबसाइट्स है वो आपको जो है रिकमेंडेशन भी देना स्टार्ट कर देती है। तो पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन, अब जैसे कि फ्लिपकार्ट पे कोई सामान आप परचेज करिए तो उसके बाद फ्लिपकार्ट से बार बार आपको जो है डिफरेंट एड्स आते रहेंगे। आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे वहां पर फ्लिपकार्ट का एड आता रहेगा और स्पेसिफिकली वही प्रोडक्ट दिखाएगा जो आपने सर्च किया था। तो इसी को कहते हैं एआई ड्राइवन एल्गोरिदम। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप जो है अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके या फिर लैपटॉप डेस्कटॉप का इस्तेमाल करके कोई वेबसाइट सर्च करते हो, कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो, आपने परचेज कर लिया तब भी आपको जो है आगे चल के बाद में उसी चीज का एड दिखाया जाएगा। और अगर आपने परचेज नहीं किया तो भी आपको वहां पर ढेर सारे एड्स जो है अलग अलग जगह पे जब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप जब जाओगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे गए, इंस्टाग्राम पे गए या फिर जो है आप यूट्यूब पे गए या फिर वेबसाइट पे बैठे हो, तो वहां पर जो है आपको वही प्रोडक्ट के से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट आते रहेंगे। तो दैट इज पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन। तो ये कब आता है? आपने परचेज करने के लिए गए, परचेज किया चाहे नहीं किया, आपने अगर सर्च कर लिया है तो आपको वहां पर एड्स जो है वो आते रहेंगे। और अगर आपने परचेज कर लिया तो आपको स्पेसिफिकली पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन आएगा। यानी कि आप जब कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो तो वहां पर आप डालते हो ना कि आपकी एज कितनी है, या फिर जैसे शूज परचेज किया तो कितना साइज है, तो उसी साइज का जो है शूज का रिकमेंडेशन आएगा, उसी साइज के कपड़ों का रिकमेंडेशन आपको आता जाएगा। क्लियर? तो आप जो है वहां पर पर्सनलाइज रिकमेंडेशन जो है आपको आ जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था होती है, ऑनलाइन जहां पे आप यूपीआई कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर जो आप पेमेंट करते हो। और पोस्ट परचेज एंगेजमेंट यानी कि एडवोकेसी की बात जो हमने कही थी, एडवोकेसी क्या मतलब हो गया कि आप लॉयल कस्टमर हो जाते हो। तो यहाँ पे भी दो कंडीशन है कि अगर आप सेटिस्फाई हो गए तो आप जो है ब्रांड को एडवोकेट करोगे, यानी कि आप पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को बताओगे लोगों को, दूसरे कस्टमर को जो है इन्फ्लुएंस करोगे, ऑनलाइन रिव्यूज वहां पर दोगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट के बारे में बताओगे कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, मैंने इस्तेमाल किया है, मैंने कई सालों से इस्तेमाल किया है। तो ये सारी चीजें आप जो पॉजिटिव फीडबैक आप प्रोडक्ट के बारे में, ब्रांड के बारे में देने लग जाते हो। लेकिन अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, इफ नॉट, देन नेगेटिव रिव्यूज एंड फीडबैक, अगर आप उससे सेटिस्फाई तो वहां पर आपको नेगेटिव रिव्यूज भी आप दे सकते हो, नेगेटिव फीडबैक भी आप वहां पर उसको दे सकते हो। ये कैसे देते हो? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके, चाहे वो फ्लिपकार्ट पे गए, नीचे जो है ऑप्शन आता है वहां पे आपने रिव्यूज दे दिया, अमेजोन पे गए वहां पे नीचे ऑप्शन आता है रिव्यूज देने का, आपने वहां पर रिव्यूज दे दिया कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। क्लियर? तो इस तरीके से जो है कस्टमर या फिर जो कंज्यूमर है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये सारी स्टेजेस को परफॉर्म करता है। तो बीइंग अ कस्टमर, बीइंग अ कंज्यूमर, हमें क्या पता है? हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या फिर एड से जो है हमें प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस होती है। फिर उसके बाद हम जो है उसको सर्च करते हैं, ऑनलाइन रिव्यूज उसके देखते हैं, फिर उसके बाद जो है हम उसको, अगर वर्चुअली ट्राई ऑन का ऑप्शन है तो उसको हम वर्चुअली ट्राई भी करते हैं। ठीक है? उसके बाद फिर हम जो है उसको परचेज कर लेते हैं। अगर परचेज कर लिया है तो हम जो है वहां पर आप देखेंगे कि अलग अलग जगह से जो है आपको रिकमेंडेशन भी आएगा कि आप ये वाला और ले सकते हो, दूसरा वाला ऑप्शन ले सकते हो। इस तरीके से आपको जो वहां पर ऑप्शंस आते रहेंगे। आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, और टेक्नोलॉजी के जरिए ही आप अपने जो पोस्ट परचेज एंगेजमेंट है, जो पोस्ट परचेज बिहेवियर है, उसको भी आप जो है वहां पर बताते हो। टेक्नोलॉजी के जरिए तो आप बताते हो ना कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है या फिर ये प्रोडक्ट खराब है। क्लियर? तो दैट इज कंज्यूमर जर्नी थ्रू द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।